आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखो बच्चों, ये जो हमारी 5000 प्लस एमसीक्यूज की सीरीज है इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो इसमें जो है अभी आज का टॉपिक हमारा सेल्स एंड टिश्यूज के जो एचएपी है ना, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उसी को कंप्लीट करेंगे। तो सेल्स एंड टिश्यू के क्वेश्चंस लिम्फेटिक सिस्टम के हैं और बाकी हमारा जो ब्लड वाला है ना, तो उसके क्वेश्चंस इसमें मैंने इंक्लूड कर लिए हैं। तो आज जो है एचएपी को कंप्लीट कर देंगे। ओके ठीक है बच्चों, तो सारा का सारा टॉपिक एमसीक्यूज के थ्रू रिवाइज करेंगे। तो ब्लड भी है इसमें, ब्लड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ब्लड से काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। ओके, और जो है अभी फार्मा एमसीक्यू मोबाइल एप्लीकेशन है, उसे भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है, वहाँ से आप लोग जो है ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे टेस्ट सीरीज है जिससे आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो, है ना। ठीक है, अभी जो है देख लेते हैं इसमें हम सेल्स एंड टिश्यूज के क्वेश्चन से पहले, फिर लिम्फेटिक सिस्टम, आफ्टर देन ब्लड के क्वेश्चंस। ओके, तो देखिए बिना देरी स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सेल, इट्स टाइप्स, स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड इट्स ऑर्गेनल्स, है ना। तो मतलब कि किस में स्टडी करते हैं हम सेल्स के बारे में, सेल्स के टाइप, सेल्स का स्ट्रक्चर है, सेल्स के फंक्शंस हैं और जो उसके ऑर्गेनल्स हैं, इन सबकी स्टडी कहाँ पर होती है? बायोलॉजी में, सेल बायोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में। तो कहाँ करोगे? सेल बायोलॉजी होगी ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है न्यूक्लियस वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। तो न्यूक्लियस की फर्स्ट डिस्कवरी किसने की? न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक ने, स्ट्रासबर्गर ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी करी थी। ओके, तो हमारा ऑप्शन सी हो गया, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी, है ना। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन है या ऑर्गन सिस्टम है? तो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी सेल। सेल सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है हमारी बॉडी का। ओके, सेल से देखिए डिफरेंट सेल, जो सेल्स होते हैं, सेल से मिलके क्या बनता है? टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलके ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से मिलके ऑर्गन सिस्टम मिलता है, ऑर्गन सिस्टम से हमारा मिलके पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है ना। नेक्स्ट है और राइबोसोम इज द साइट फॉर प्रोडक्शन ऑफ। तो राइबोसोम जो है यहाँ पर किसकी प्रोडक्शन होती है? न्यूक्लिक एसिड की। न्यूक्लिक एसिड जैसे आपके डीएनए, आरएनए हो गया, विटामिन्स, क्रोमोसोम्स या प्रोटीन। देखिए न्यूक्लियस को ना प्रोटीन फैक्ट्री कहा गया है। क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं न्यूक्लियस को। तो न्यूक्लियस में किसकी प्रोडक्शन होगी? प्रोटीन्स की। ओके, ऑप्शन डी। नेक्स्ट टिश्यू इज अ कलेक्शन ऑफ। तो मैंने आपको क्या बताया? सेल्स होती है, सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम मिलके अपना पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है ना। तो टिश्यू किसका कलेक्शन है? सेल का, टिश्यू का, ऑर्गन का, नन। तो किसका कलेक्शन है? टिश्यू सेल का। नेक्स्ट है दिस सेल ऑर्गेनल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट टू फॉर्म एटीपी। कह रहे कि कार्बोहाइड्रेट से जो एनर्जी एक्सट्रैक्ट करेगा एटीपी बनाने के लिए। तो एटीपी कहाँ बनते हैं? लाइसोसोम्स में, राइबोसोम्स में, क्लोरोप्लास्ट में या माइटोकॉन्ड्रिया में। तो एटीपी की प्रोडक्शन हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। सेल्स को अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो एनर्जी कहाँ से आती है? माइटोकॉन्ड्रिया से आती है। ओके, नेक्स्ट है द टर्म सेल ईटिंग। देखिए सेल ईटिंग का मतलब बताना है। एक्सोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, नन। सेल ईटिंग का मतलब होगा फैगोसाइटोसिस। अगर कहते सेल ड्रिंकिंग तो कह देते पिनोसाइटोसिस, है ना। ईटिंग मतलब ये फैगोसाइटोसिस होगा। जैसे विच अमंग द फॉलोइंग फिनोमिना इज कॉल्ड सेल ड्रिंकिंग, है ना। तो सेल ईटिंग को आपने फैगोसाइटोसिस कहा, है ना, और सेल ड्रिंकिंग का मतलब पिनोसाइटोसिस। ओके, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए इज मेनली प्रेजेंट इन। डीएनए मेनली कहाँ पर प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में, राइबोसोम्स में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नन। देखिए आपकी जो सेल्स होती है, तो आपका सेल्स में न्यूक्लियस जो आपका सबसे बड़ा जो ऑर्गेनल होता है ना सेल का, वो न्यूक्लियस ही होता है। बाकी साइटोप्लाज्म होता है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे बड़ा जो होता है ऑर्गेनल वो न्यूक्लियस ही होता है।
तो न्यूक्लियस के अंदर ही हमारा न्यूक्लियोलस होता है और न्यूक्लियस में ही आपका डीएनए प्रेजेंट होता है। तो डीएनए कहाँ पर प्रेजेंट है, हमारा न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट टर्म सेल वॉज गिवन बाय, तो हमने बताया कि भाई जो आपका न्यूक्लियस की डिस्कवरी तो हमारे साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन ने की, और टर्म सेल की टर्म किसने दी थी, रॉबर्ट हुक ने। ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग, मॉडिफाइंग एंड पैकेजिंग प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। देखिए प्रोटीन्स और लिपिड्स जो होते हैं, प्रोटीन्स आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको रफ कहते हैं। रफ ईआर जो होता है वहाँ पर हमारे प्रोटीन बनते हैं, और स्मूथ ईआर मतलब कि इसमें राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते, वहाँ पर हमारे लिपिड्स बनते हैं। तो वो जो वहाँ पर फॉर्मेशन होती है तो उनको ना ट्रांसपोर्ट करना होता है, मॉडिफाई और पैकेजिंग का काम तो उन लिपिड्स और प्रोटीन्स की। तो वो कौन सा ऑर्गेनल रेस्पॉन्सिबल है, माइटोकॉन्ड्रिया तो पावर हाउस है ना, इसको तो एटीपी बनाने से फुर्सत नहीं है, इसका तो वही काम है। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी कॉम्प्लेक्स है डीएनए, तो गोल्जी बॉडी जो हमारी होती है ना, तो उसका काम होता है जो लिपिड्स और प्रोटीन्स होता है उनको ट्रांसपोर्ट करती है, उनको मॉडिफाई करती है, पैकेजिंग करती है। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स। जैसे फंक्शन ऑफ प्रोटीन sorting, lipid sorting and secretion is performed by rough endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum, गोल्जी apparatus और peroxisome। तो ये हमारा हो जाएगा गोल्जी apparatus हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट डीएनए स्टोर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स। तो डीएनए कहाँ पर स्टोर होता है, कौन से सेल ऑर्गेनल में, सेल वॉल में होता है, सेल मेम्ब्रेन में, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। तो मैंने आपको बताया सेल का जो होता है हमारे सेल उसके बीच में न्यूक्लियस होता है जो लार्जेस्ट आपका ऑर्गेनल होता है, न्यूक्लियस के अंदर ही तो बताया था आपको डीएनए होता है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा न्यूक्लियस। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना आपका उसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा गया है। क्या कहेंगे, कुकिंग हाउस, स्टोर हाउस या बैकयार्ड नहीं कहेंगे, पावर हाउस कहेंगे, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी की फॉर्मेशन होती है और आपकी जो बॉडी होती है, सेल्स जो होती है ना, उनको फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो एनर्जी यहीं से आती है, एटीपी से ही। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं सेल का। लाइसोसोम आर नोन एज सुसाइडल बैग। अब माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस का, लाइसोसोम्स को क्या कहते हो आप, सुसाइडल बैग कहते हो। कहते क्यों कहते हो, पैरासिटिक एक्टिविटी की वजह से, प्रेजेंस ऑफ फूड वैक्यूल की वजह से, हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी या कैटालिटिक एक्टिविटी। तो लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहते हैं इनकी हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी की वजह से। कोई भी बैक्टीरिया, फॉरेन पार्टिकल्स जो होता है ये उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं, सुसाइडल बैग इन्हें कहा जाता है लाइसोसोम्स को। जैसे आरएनए इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स। तो आरएनए कहाँ पर प्रेजेंट है, सेल वॉल, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस या हमारा साइटोप्लाज्म। तो आरएनए जो होता है हमारा राइबोसोम्स में प्रेजेंट होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स। प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ पर होती है, सेल वॉल में, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस या साइटोप्लाज्म, है ना। तो प्रोटीन की सिंथेसिस राइबोसोम्स में होती है ना, तो राइबोसोम्स को ही तो क्या कहते हो, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हो ना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइबोसोम। जैसे इन यूकेरियोट्स सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन, सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ होता है, न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन, नन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा। जैसे व्हाट इज कॉल्ड टू अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल इन्वॉल्व्ड इन सेलुलर प्रोसेस सच एज प्रोटीन ट्रांसपोर्ट एंड प्रोडक्शन। प्रोटीन का प्रोडक्शन कहाँ पर हो रहा है, प्रोटीन ट्रांसपोर्ट एंड प्रोडक्शन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एंड डिक्टियोसोम्स, वैक्यूल या वेसिकल्स। तो हमारे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं रफ और स्मूथ, मैंने आपको बताया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। रफ क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है ना। राइबोसोम्स आपका पता ही है आपको, प्रोटीन की सिंथेसिस राइबोसोम्स में होती है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होगा, प्रोटीन का प्रोडक्शन होगा, है ना। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स नहीं होते तो प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, तो ये लिपिड्स की फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल, इसमें लिपिड्स का प्रोडक्शन होता है स्मूथ में। ओके, नेक्स्ट है डैश इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है
माइटोकॉन्ड्रिया तो पावर हाउस ऑफ द सेल है। साइटोप्लाज्म या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो फॉस्फोलिपिड्स वगैरह इनके सिंथेसिस में इन्वॉल्व होगा हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, क्योंकि रफ वाला तो होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन प्रोडक्शन होगा क्योंकि राइबोसोम है। स्मूथ में राइबोसोम नहीं है तो प्रोटीन का प्रोडक्शन नहीं होगा, लिपिड्स का फॉर्मेशन होगा, है ना। नेक्स्ट है प्रोटीन सिंथेसिस विद इन ह्यूमन सेल्स अकर इन। तो प्रोटीन की सिंथेसिस जो है ह्यूमन सेल्स में वो कहाँ होती है, प्रोटीन का प्रोडक्शन पेरोक्सिसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग आपने कहा, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पे राइबोसोम्स होते हैं तो इसी में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा 2। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज कॉल्ड सुसाइडल बैग, लाइसोसोम्स, गोल्जी बॉडी, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया। सुसाइडल बैग आपने किसे कहा, लाइसोसोम्स को कहा। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्लियर फ्लूइड पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म इन विच पार्टिकल्स आर स्प्रेड ओवर, है ना। तो कह रहे क्लियर जो फ्लूइड पोर्शन होता है साइटोप्लाज्म का उसे क्या कहोगे, सेल वॉल कहोगे, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोसोल, न्यूक्लियस। तो ये साइटोसोल होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। जैसे फंक्शंस ऑफ गोल्जी apparatus का फंक्शन क्या है, सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम की सिंथेसिस होगी प्रोटीन्स की, ब्रेकडाउन होगा टॉक्सिक सब्सटेंस का, या ट्रांसपोर्ट होगा प्रोटीन का। तो गोल्जी apparatus के फंक्शंस में आ जाएगा ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करेंगे, पैकेजिंग करेंगे, है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म साइटोप्लाज्म वाज कॉइन्ड बाय सैक्स, स्ट्रासबर्गर, हैंस्टेन, फ्लेमिंग। तो साइटोप्लाज्म की टर्म को कॉइन किया ऑप्शन बी स्ट्रासबर्गर ने। जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेलप, जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है रीअपियर होता है कौन से जो फेज में, देखिए मेटाफेज, एनाफेज, साइटोकाइनेसिस या टीलोफेज, है ना। तो आपकी जो ये टीलोफेज जो होती है ना इसमें न्यूक्लियर एनवेलप रीअपियर होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा टीलोफेज, ऑप्शन डी। जैसे कॉइल ऑफ लाइफ किसे कहोगे, क्रोमोसोम्स को, क्रोमैटिन को, डीएनए को या आरएनए को। तो कॉइल ऑफ लाइफ कहा गया है किसे, डीएनए को कहा गया है। ओके, डीएनए मतलब कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना, और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया आर साइट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, फोटोलिसिस, फॉस्फोरिलेशन, स्टार्च सिंथेसिस। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर साइट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए आपके जो टिश्यूज आप लोग पढ़ते हो तो कितने टाइप के पहले तो टिश्यूज होते हैं, 4 पढ़ते हो ना। आपका एपिथेलियल टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, मस्कुलर टिश्यू होता है, नर्वस टिश्यू होता है। 4 टाइप के टिश्यूज होते हैं, है ना। सेल्स से मिलके टिश्यू बनते हैं, है ना। कहते हैं कि जो एडिपोज टिश्यू किसका एग्जाम्पल है, कनेक्टिव मसल मतलब कि मस्कुलर, एपिथेलियल या नर्वस। तो एडिपोज टिश्यू है, ब्लड है, लिम्फ है, ये सारे ना आपके कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं। किस में आते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। जैसे विच इज फ्लैट स्ट्रक्चर, तो कौन सा टिश्यू है इसमें से जो फ्लैट, जिसकी सेल्स फ्लैट होती है, शेप उनकी फ्लैट होती है। स्क्वैमस टिश्यू है, क्यूबॉइडल है, ट्रांजिशनल है, कोल्यूमनार है। जो फ्लैट शेप की सेल्स होती है ना वो हमारे स्क्वैमस में होती है। जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है ना तो उसमें आपके एपिथेलियल टिश्यू के ही टाइप्स होते हैं भाई। आपका जो है स्क्वैमस होता है, क्यूबॉइडल, ट्रांजिशनल, कोल्यूमनार। तो स्क्वैमस में ना फ्लैट शेप की सेल्स होती हैं। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की बात हो रही है। विच एपिथेलियल सेल्स कॉल्ड पेवमेंट एपिथेलियल सेल्स। देखिए ये क्वेश्चन 3 से 4 एग्जाम में आया, एम्स रायपुर में आया, उसके बाद और भी 2-3 एग्जाम हुए, उनमें भी सेम एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया कि भाई ये जो पेवमेंट एपिथेलियल वाला, कि भाई सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो होता है तो कौन सा एपिथेलियल को आप पेवमेंट एपिथेलियल सेल्स कहोगे, स्क्वैमस को, क्यूबॉइडल को, सिलिएटेड को, कोल्यूमनार को, है ना। तो पेवमेंट जो है हम स्क्वैमस को ही कहते हैं। जो स्क्वैमस एपिथेलियल है आपका उसी को ही पेवमेंट एपिथेलियल भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है टिश्यू सिस्टम कंपोज्ड ऑफ न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लिया। न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लिया सेल्स किस में होते हैं, ये
मस्कुलर टिश्यू, इपिथेलियल, कनेक्टिव नर्वस। तो नर्वस टिश्यू जो आप पढ़ते हो उसमें आपका क्या आता है, न्यूरॉन्स आता है और न्यूरोग्लिया सेल से आती है ना। तो न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया आपके जो नर्वस टिश्यू के पार्ट हैं। ऑप्शन डी। द टाइप ऑफ एपिथेलियम दैट इज फाउंड लाइनिंग इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल जो बॉडी कंपार्टमेंट को लाइन करेगा, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में, लंग्स की सबकी लाइनिंग में, जो इनकी लाइनिंग है ना, तो उनमें कौन सा टिश्यू है, लंग्स की लाइनिंग हो गया, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग हो गया, इंटरनल बॉडी कंपार्टमेंट की लाइनिंग हो गया, सिंपल स्क्वैमस, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस, सिंपल कुबॉइडल, स्ट्रैटिफाइड कुबॉइडल। तो इनमें ना स्क्वैमस होता है। कौन सा सिंपल स्क्वैमस टिश्यू आपका पाया जाता है। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है उसमें आपका जो है सिंपल और कंपाउंड आप लोग पढ़ते हो। तो सिंपल में जैसे सिंपल स्क्वैमस है ना, तो आपका सिंपल स्क्वैमस जो होता है ना, ये हमारे जो लाइनिंग में ब्लड वेसल की लाइनिंग हो गई, इंटरनल बॉडी कंपार्टमेंट की लाइनिंग होगी, लंग्स की लाइनिंग, इन सब में सिंपल स्क्वैमस आपका एपिथेलियल प्रेजेंट है। नेक्स्ट है मसल्स दैट इज लोकेटेड इन द वॉल्स ऑफ होलो इंटरनल ऑर्गन। जो हमारे होलो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनकी वॉल्स में कौन सी मसल्स होते हैं। तो जो आप मस्कुलर टिश्यू पढ़ते हो ना, उसमें आपका स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डिक मसल्स आता है। तो उनके ऊपर क्वेश्चन है कि जो आपके होलो इंटरनल ऑर्गन्स की वॉल्स में ना आपका कौन सा होता है, हमारा स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होता है। स्मूथ मसल्स जो हमारा इनवॉल्यूंट्री होता है, बाकी स्केलेटल मसल्स वॉल्यूंट्री होता है, कार्डिक मसल्स भी इनवॉल्यूंट्री होता है। कार्डिक हमारे हार्ट की मसल्स होती है ना। तो ऑप्शन बी मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया। जैसे टाइप ऑफ मसल्स टिश्यू, तो मस्कुलर टिश्यू जो है, मसल टिश्यू बोल दीजिए, कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए स्मूथ मसल होता है, ये फाइब्रस नहीं होगा, ये सिंपल स्क्वैमस मसल्स में नहीं होता, बोन कार्टिलेज ये आपका कनेक्टिव में आता है। तो ये स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डिक मसल्स होती है ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स जो होते हैं उसके बारे में कौन सा गलत है, नॉट ट्रू पूछा है ना, फॉल्स पूछा है। स्केलेटल मसल्स स्ट्रिएटेड, तो स्ट्रिएशंस होती है, मतलब कि लाइनिंग, ऐसे धारियाँ होती हैं, मतलब स्ट्रिएशंस स्केलेटल मसल्स में बिल्कुल सही लिखा हुआ है। फिर कह रहा है स्केलेटल मसल्स इनवॉल्यूंट्री, देखिए इनवॉल्यूंट्री नहीं होती, स्केलेटल मसल्स वॉल्यूंट्री होती है। तो गलत में तो ऑप्शन बी ही गलत है। फिर आपका स्केलेटल मसल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, बिल्कुल सही है। स्केलेटल मसल्स आर अंडर कॉन्शियस कंट्रोल में होती है, ये भी सही है। जैसे आप अपने हाथ को मूव कर रहे हो, पैर को मूव कर रहे हो, ये आपका वॉल्यूंट्री मूवमेंट है ना, तो ये स्केलेटल मसल्स कंट्रोल कर रही है। तो ये इनवॉल्यूंट्री होता है, यही गलत लिखा हुआ। ऑप्शन बी मेरे हिसाब से क्लियर हो चुका है आपको। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग मसल टिश्यू कैन बी कंट्रोल वॉल्यूंटरीली। वॉल्यूंट्री कौन सा मसल टिश्यू होता है, वॉल्यूंट्री जो हमारा विल हमारे अकॉर्डिंग होता है। जैसे हम हाथ को मूव कर रहे हैं, है ना, तो ये हमारा वॉल्यूंट्री कंट्रोल में है। तो स्केलेटल मसल्स जो होती है ना वो वॉल्यूंट्री होती है। तो स्मूथ मसल्स तो इनवॉल्यूंट्री है, कार्डिक भी इनवॉल्यूंट्री है, स्केलेटल आपका जो है वॉल्यूंट्री कंट्रोल में होता है। नेक्स्ट है स्वान सेल्स आर प्रेजेंट इन नर्वस टिश्यू, मसल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू ऑल। तो आपका जो नर्वस टिश्यू होता है ना उसमें आपके श्वान सेल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है। ब्लड किस में आता है, हमारा कनेक्टिव टिश्यू में आता है। ओके, नेक्स्ट है एपिथेलियम विच फॉर्म्स द इनर वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स की। इनर वॉल में मैंने आपको कौन सा बताया, लाइनिंग में लंग्स की, ब्लड वेसल्स की, है ना। तो आपके इनकी इनर वॉल में कौन सा एपिथेलियम है, स्क्वैमस है, कुबॉइडल है, सिलिएटेड नन। तो आपका स्क्वैमस होता है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है ब्लड वेसल्स की इनर वॉल में, है ना। नेक्स्ट लॉन्गेस्ट मसल्स इन द बॉडी, डेल्टोइड, रेक्टस, एब्डोमिनस, सार्टोरियस, बाइसेप्स। तो ये सार्टोरियस जो है ना ये लॉन्गेस्ट मसल होता है बॉडी का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ न्यूरॉन, के पार्ट नहीं है। देखिए न्यूरॉन जो होता है उसमें एक्सोन बिल्कुल होता है, डेंड्रोन होता है, सेल बॉडी होता है, हीमोग्लोबिन इसका कोई पार्ट नहीं होता, है ना। तो देखिए आपका ये सेल बॉडी न्यूरॉन में देखिए आपका ये सेल बॉडी होता है, इसे सोमा बोल ऐसे बनाइए, ये सेल बॉडी है, सोमा बोल दीजिए। ये आपका जो है एक्सोन है, इलोंगेटेड पार्ट है ना,
यहाँ पे ये एक्सोन टर्मिनल होता है और यहाँ पर ये शॉर्ट ब्रांचेस होती है जिन्हें आप क्या कहते हो, डेंड्राइट्स बोलते हो। ओके, तो और ये आप देख लेना। ओके, तो ऑप्शन जो है हमारा हीमोग्लोबिन नहीं होता। डैश इज बेसिक यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज स्केलेटल एंड कार्डिक मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन की बेसिक यूनिट मायोफाइब्रिल्स है, एक्टिन एंड मायोसिन है, टेंडन्स या सार्कोमियर। तो बेसिक यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो होता है स्केलेटल और कार्डिक मसल्स में, दैट इज सार्कोमियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ न्यूरॉन रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन रिसीव करता है ना, तो कौन सा पार्ट होता है न्यूरॉन का जो रिसीव करता है इंफॉर्मेशन? तो हमारा जो प्रोजेक्शंस होती है ना, मैंने आपको जो आपका ये प्रोजेक्शंस बताई थी ना, यहाँ पर होती है ना, तो ये आपकी होती है प्रोजेक्शंस को आपने डेंड्रोन्स डेंड्राइट्स कहा ना। तो आपका ये डेंड्राइट्स जो होते हैं ना, यही क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं दूसरे न्यूरॉन से, है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डेंड्राइट हो जाएगा। डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन सेल बॉडी के पास आएगी, वहाँ से एक्सोन, फिर एक्सोन टर्मिनल। ओके, तो आपका ऑप्शन बी मेरे हिसाब से समझ आ गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज्ड फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सा एलिमेंट है ना, कौन सा एलिमेंट कॉन्ट्रैक्शन कराएगा मसल्स का? सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीज। तो आपका कैल्शियम जो होता है मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन कराता है। हाइपोग्लोसल नर्व इज कंसर्न्ड विद। तो हाइपोग्लोसल नर्व जो है ये किससे रिलेटेड है? चूइंग से, मूवमेंट ऑफ टंग है, फेशियल एक्सप्रेशन है, या मूवमेंट ऑफ आई बॉल है ना। तो आपकी जो क्रेनियल नर्व्स होती है, 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स पढ़ते हो, तो उसी से रिलेटेड है आपका हाइपोग्लोसल नर्व। तो आपको उपटा फगवा से मैंने आपको बता भी रखा है, फग VAH, फग वाह वी है ये VAH। तो एच लास्ट वाली हाइपोग्लोसल नर्व होती है, तो किस रिलेटेड है? चूइंग, मूवमेंट ऑफ टंग, फेशियल एक्सप्रेशन या आई बॉल की मूवमेंट। तो आपके जो टंग की मूवमेंट हो से कंसर्न्ड होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा हाइपोग्लोसल। जैसे मेजर प्रोटीन जो है कनेक्टिव टिश्यू में, मेजर प्रोटीन क्या है? कोलाजन है, मायोसिन है, केराटिन है, ग्लोबुलिन है। तो कनेक्टिव टिश्यू जो है इसका मेजर प्रोटीन हमारा कोलाजन होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीजल्स बॉडीज आर प्रेजेंट इन। तो न्यूरॉन्स में नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन्स तो आपका किडनी का जो है ना, उसमें नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं किडनी में। स्प्लीन दिया है, लंग्स दिया है। तो नीजल बॉडीज या नीजल ग्रेन्यूल्स जो है ये हमारे न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है, जंक्शन बिटवीन टू नर्व इज कोल्ड। दो नर्व के बीच में जंक्शन को क्या कहोगे? साइनेप्स कहोगे, गैंग्लियन कहोगे, डेंड्राइट कहोगे, या एंड प्लेट कहोगे? जो दो नर्व के बीच में जंक्शन है ना, तो उसे क्या कहेंगे हम? साइनेप्स इसे कहा जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, साइनेप्स। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन नहीं है। देखिए, इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द बॉडी एंड इट्स ऑर्गन। तो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्ट करेगा बॉडी को, ऑर्गन्स को। इट प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द बॉडी। इट स्टोर एनर्जी एज रिजर्व फैट, जिससे आपका एडिपोज टिश्यू है ना, एनर्जी स्टोर करता है। इट इनिशिएट एंड ट्रांसमिट एक्शन पोटेंशियल दैट हेल्प्स कोऑर्डिनेट बॉडी एक्टिविटी। तो ये नहीं होता फंक्शन, ऑप्शन 4 नहीं होगा। बाकी तीनों फंक्शन आपके कनेक्टिव टिश्यू के होते हैं ना। तो 12th क्रेनियल नर्व, तो आपने हाइपोग्लोसल नर्व देखी थी ना 12th वाली अभी, एसोसिएटेड विद मूवमेंट ऑफ टंग। बिल्कुल से मूवमेंट ऑफ टंग से एसोसिएटेड होती है। अच्छा, कौन सी होती है? वही तो पूछी है ना, नाम ही तो पूछा है। फेशियल, हाइपोग्लोसल, मैंडिबुलर, ग्लोसोफेरिंजियल। तो मैंने बताई दिया आपको, हाइपोग्लोसल होता है, ऑप्शन 2 है ना। तो उपटा फैगवा से आप याद रखते हो, ऑल्फैक्टरी फर्स्ट वाली, फिर ऑप्टिक, फिर ओक्यूलोमोटर, फिर ट्रोकुलर, एपैथेटिक, ट्राइजेमिनर, एब्ड्यूसन, फेशियल, ऑडिटरी या वेस्टिबुलो कॉक्लियर, ग्लोसोफेरिंजियल, वैगस, एक्सेसरी नर्व और हाइपोग्लोसल। ठीक है, तो ये 12 हमारा 12 पेयर होता है क्रेनियल नर्व का। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व इज कॉल्ड फेशियल नर्व। तो फेशियल कौन सी है?
उपटा, ये FAG, फग वाहा, VH। तो फेशियल देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे फेशियल आ रही है। कौन सी है फेशियल? 7th वाली होती है ना, क्रेनियल नर्व। 7 को हम फेशियल नर्व भी कहते हैं। ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ न्यूरॉन कैरी इम्पल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन से ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं वहाँ से जो इम्पल्स है उनको CNS की तरफ लेके जा रहे हैं ना, तो ये हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। इनको एफरेंट न्यूरॉन्स भी कहते हैं, जो इन्फॉर्मेशन सेंस ऑर्गन से CNS की तरफ लेके जाते हैं। CNS से जो इफेक्टर ऑर्गन की तरफ लेके जाएंगे वो हमारे मोटोर न्यूरॉन्स होंगे, उनको इफरेंट न्यूरॉन्स भी कह सकते हो, है ना। तो इसमें ये सेंसरी होगा, ऑप्शन सी होगा, है ना, सेंसरी न्यूरॉन्स, ऑप्शन सी। सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी करते हैं इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर्स इन द सेंस ऑर्गन से CNS की तरफ, और मोटोर न्यूरॉन्स कैरी इम्पल्स फ्रॉम CNS से इफेक्टर की तरफ। ओके। सार्कोलीमा रेफर्स टू, सो सार्कोलीमा क्या है? साइटोप्लाज्म ऑफ स्केलेटल मसल्स। तो साइटोप्लाज्म को तो सार्कोप्लाज्म कहोगे, स्केलेटल मसल्स का साइटोप्लाज्म को क्या कहोगे? सार्कोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ स्केलेटल मसल्स, सार्कोसोम कहोगे इसको। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो स्केलेटल मसल्स का है उसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहोगे। मेम्ब्रेन ऑफ स्केलेटल मसल इज नोन एज सार्कोलीमा। ओके, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। शॉर्ट ब्रांचिंग प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन इज टर्म्ड एज। तो शॉर्ट ब्रांचिंग प्रोसेस जो थी, है ना, वो उन्हें क्या नाम दिया आपने? सेल बॉडी जो था, है ना, यहाँ से ये आपका इलोंगेटेड पार्ट एक्सोन हो गया, यहाँ से जो शॉर्ट ब्रांच बनाई थी हमने, तो इन्हें क्या कहा था? इन्हें हमने डेंड्राइट कहा था। हाँ, आंसर क्या है? ऑप्शन सी। जो क्या करते हैं? इम्पल्स जो है उनको रिसीव करते हैं, सिग्नल को रिसीव करते हैं, डेंड्राइट। डेंड्राइट डेंड्रोन क्या है? ब्रांच्ड प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन होता है नर्व सेल का, दैट प्रोपेगेट द इलेक्ट्रोकेमिकल स्टिमुलेशन रिसीव फ्रॉम अदर न्यूरल सेल्स टू द सेल बॉडी और सोमा, है ना। तो ये दूसरे सेल से इंफॉर्मेशन रिसीव करके सेल बॉडी तक लेके आते हैं, सेल बॉडी से सोमा भी कहते हैं, of the neurons from which dendrite project. Electrical stimulation is transmitted onto dendrite by upstream neurons, usually via the axon via synapse, है ना, which are located at various points throughout the dendritic tree. Next है dash is found only in muscles and it binds to oxygen molecule. तो सिर्फ मसल्स में है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड होता है। मायोफाइब्रिल सार्कोलिम माइटोकॉन्ड्रिया मायोग्लोबिन, दिस इज मायोग्लोबिन। ओके। सार्कोप्लाज्म रेफर्स टू, सार्कोप्लाज्म किसे कहा था? साइटोप्लाज्म ऑफ द स्केलेटल मसल इज नोन एज सार्कोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ स्केलेटल मसल्स सार्कोसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मेम्ब्रेन को सार्कोलीमा कहा। नेक्स्ट है डैश रेगुलेट फंक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स एंड कार्डिक मसल्स के फंक्शंस को कौन रेगुलेट करेगा? जो इनवॉल्यूंट्री फंक्शंस होते हैं, इनवॉल्यूंट्री एक्टिविटीज़ होती है ना इनकी। सोमैटिक नर्वस सिस्टम ऑफ सेंसरी डिवीजन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है हमारे स्मूथ मसल्स और कार्डिक मसल्स के फंक्शंस को रेगुलेट करेगा, है ना। नेक्स्ट सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रेफर्स टू, तो हमने जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था स्केलेटल मसल्स का, तो उसे क्या कहा? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा ऑप्शन सी। हमने पढ़ना है, देखिए व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी। तो लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन क्या है? देखिए लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है हमारा ये ना सर्कुलेटरी सिस्टम का भी पार्ट होता है ना, और जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम का भी पार्ट होता है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है ना। तो देखिए इसमें कह रहा है फंक्शन पूछा है, देखिए प्रोड्यूसिंग हार्मोन फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करता। सपोर्टिंग द इम्यून सिस्टम, हाँ इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है। एंड ड्रेनिंग एक्सेस फ्लूइड जो होता है उसको ड्रेन करता है ना। तो जो एक्सेस फ्लूइड होता है, टिश्यू फ्लूइड, इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड जो होते हैं ना उसको ड्रेन करता है, वापस से क्या करता है उसको फिल्टर करके अपना जो है वापस से हार्ट में लेके जाता है ना। तो सपोर्ट करेगा इम्यून सिस्टम को, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम जो इम्यून सिस्टम का पार्ट है, ड्रेन करेगा एक्सेस फ्लूइड को, सर्कुलेटरी सिस्टम का भी पार्ट होता है ना। तो ऑप्शन देखिए 2 आपका बिल्कुल ना इसमें राइट हो जाएगा,
लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शंस के लिए। बाकी देखिए फिल्टरिंग ब्लड से इसका लेना देना नहीं है, क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे। लिम्फ अलग है, ब्लड अलग है ना, तो ब्लड से लेना देना है ही नहीं। फिल्टर नहीं करेगा ब्लड को, रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट, सर्कुलेटिंग ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, है ना, तो ये लिम्फ सर्कुलेट करता है थ्रू आउट द बॉडी, है ना। तो आपका ऑप्शन 2 मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया। जैसे लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या आता है, सारे के सारे आते हैं एक्सेप्ट एक को छोड़ के। देखिए ब्लड, मैंने आपको पहले ही बताया कि ब्लड नहीं होता इसमें, लिम्फ फ्लो करता है ना, तो ब्लड नहीं होता, लिम्फ नोड्स होते हैं। लिम्फ नोड्स जो होते हैं ना, ये क्या करेंगे, लिम्फ को फिल्टर करते हैं। जैसे लिम्फ में कोई भी बैक्टीरिया है ना, फॉरेन जो पार्टिकल्स हैं, सेल डेब्रिस हैं, मतलब जो हार्मफुल सब्सटेंस है, तो उनको फिल्टर करेंगे लिम्फ नोड्स। लिम्फेटिक वेसल्स होती है, लिम्फ तो होता ही है, तो एक्सेप्ट में ना ब्लड आ गया। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाइड टू थोरैसिक डक्ट। देखिए आपका जो लिम्फेटिक कैपिलरीज जिसमें लिम्फ फ्लो करता है, लिम्फेटिक कैपिलरीज होती है। लिम्फेटिक कैपिलरीज जॉइन होके क्या बनाते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स बनाती हैं। लिम्फेटिक वेसल्स मतलब कि इसमें आप जो लिम्फेटिक कैपिलरीज होती है, उन्होंने तो क्या करा, लिम्फ को कलेक्ट करा, है ना। फिर लिम्फेटिक वेसल्स आपका लिम्फ फ्लो करता है लिम्फेटिक वेसल्स में, है ना। लिम्फेटिक वेसल्स में हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं जो क्या कहते हैं, लिम्फ को फिल्टर करते हैं, है ना। फिर हमारे लिम्फेटिक वेसल्स जो होती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स ज्वाइन होके क्या बनाएंगे, लिम्फेटिक डक्ट बनाती हैं। लिम्फेटिक डक्ट जो होते हैं, ये हमारा राइट लिम्फेटिक डक्ट होता है और लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट होता है। लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट को क्या बोलते हो, थोरैसिक डक्ट बोलते हो। थोरैसिक डक्ट किसे कहेंगे आप, लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट को क्या कहते हो, थोरैसिक डक्ट कहते हो, है ना। और एक राइट लिम्फेटिक डक्ट, तो ये ना सबक्लेवियन वेन में जाके मिलते हैं। राइट लिम्फेटिक डक्ट जाएगा राइट सबक्लेवियन वेन में, और लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट मतलब थोरैसिक डक्ट जाएगा लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में। और ये जो आपकी सबक्लेवियन वेन जो है आपका, जो हार्ट में जहाँ इम्प्योर ब्लड जाता है, हार्ट में आपको पता ही है ये जो हमारा राइट साइड होता है, लेफ्ट साइड, तो राइट साइड में आपका जो इम्प्योर ब्लड आता है ना, तो यहाँ पर जाके ये आपके राइट और लेफ्ट सबक्लेवियन वेन यहाँ पर ओपन होती है ना। तो यहाँ जाके ब्लड में मिल जाएगा, मतलब कि राइट जो आपका साइड है हार्ट का, जहाँ इम्प्योर ब्लड है वहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। तो ये सब होता है इसमें। तो इसमें थोरैसिक डक्ट के बारे में आपसे लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट के बारे में पूछ रखा है ना। तो अब देखो इसमें क्या है, लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट मतलब थोरैसिक डक्ट, कह रहे इट ड्रेन एंटायर बॉडी अबव द डायफ्राम। तो मतलब कि जो आपका राइट लिम्फेटिक डक्ट और लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट, तो ये लिम्फ जो ड्रेन करते हैं ना, तो किधर से ड्रेन करेंगे, तो कह रहे कि ये ड्रेन करेगा एंटायर बॉडी, डायफ्राम के ऊपर जो अबव डायफ्राम है वहाँ, लेफ्ट वाला। इट एम्पटीज इट्स कंटेंट इनटू सबक्लेवियन वेन, तो एम्पटी करेगा कंटेंट को तो सबक्लेवियन वेन में ही करेगा। इट कैरीज ब्लड इनटू लिम्फेटिक सिस्टम, तो ब्लड नहीं होगा इसमें। इट अराइज इन द वेसल ऑफ द ब्रेन, तो ऐसा भी नहीं होता। तो देखिए ये आपका ऑप्शन बी ही राइट हो जाएगा, एम्पटी करेगा अपने कंटेंट को सबक्लेवियन वेन में, है ना, लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में। ओके, ऑप्शन बी मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया। लिम्फेटिक कैपिलरीज रिजेंबल ब्लड कैपिलरीज, देखिए लिम्फेटिक कैपिलरीज और ब्लड कैपिलरीज में रिजेंबलेंस कहाँ पर होती है, बिकॉज कह रहे लिम्फेटिक कैपिलरीज रिजेंबल करती है ब्लड कैपिलरीज से, बिकॉज लिम्फेटिक कैपिलरीज देखिए इनकी जो लाइनिंग होती है ना, ये देखिए जो स्क्वैमस एपिथेलियम जो आपने जो आप पढ़ते हो, एपिथेलियल टिश्यू पढ़ते हो, है ना, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, वन सेल जो होती है, फ्लैट सेल्स होती है ना। तो जो सिंपल जो स्क्वैमस होता है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल स्क्वैमस का मतलब जो फ्लैट सेल्स होती है, और सिंपल मतलब कि ये वन सेल होती है, मतलब इनमें एक ही लेयर होती है सेल की, है ना। तो स्क्वैमस, तो ये जो आपकी लिम्फेटिक कैपिलरीज होती है, ब्लड कैपिलरीज होती है ना, तो इन सभी में ना ये जो है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है ना। तो देखिए लिम्फेटिक कैपिलरीज और कैसे रिजेंबल करेंगे, हैव द सेम परमेबिलिटी एज ब्लड कैपिलरी, लीड टू वीना केवा, हैव ए लाइनिंग ऑफ एंडोथीलियम, थिक वॉल ट्यूब। तो इनमें ना एंडोथीलियम की लाइनिंग होती है। एंडोथीलियम क्या होता है, एंडोथीलियम इज स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स, है ना। तो ये एंडोथीलियम जो होता है हमारा स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। तो लिम्फेटिक कैपिलरीज जो होती है, ब्लड कैपिलरीज होते हैं, इन दोनों में क्या आपका जो ये ना लाइनिंग होती है ना, एंडोथीलियम की लाइनिंग होती है। एंडोथीलियम मतलब कि जो आपका स्क्वैमस एपिथेलियम की लाइनिंग होती है। ओके, तो मेरे हिसाब से आपका ऑप्शन सी आपको समझ आ गया। जैसे फ्लूइड दैट पास थ्रू लिम्फेटिक वेसल्स, देखिए लिम्फेटिक वेसल से जो फ्लूइड पास करेगा, है ना, लिम्फेटिक वेसल्स से जो फ्लूइड पास कर रहा है, जो लिम्फ पास कर रहा है, तो कह रहे हैं कि
फ्लो टूवर्ड लंग्स, लंग्स की तरफ फ्लो करेगा। पास फ्रॉम लिम्फेटिक वेसल से आर्टरी में पास करेगा। एंटर द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट थ्रू द राइट थोरेसिक डक्ट, तो आपका राइट थोरेसिक डक्ट जो है कह रहे हैं उसके थ्रू ये लेफ्ट वेंट्रिकल, हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। तो वेंट्रिकल में तो वैसे भी नहीं जाता, पहले तो ओरिकल में ही जाएगा, है ना, मैंने आपको अभी बताया था। तो राइट जो है हमारा ये राइट है, लेफ्ट है, तो राइट साइड में ओरिकल में ही यहाँ पर राइट में जाएगा, है ना। तो मूव इन सिंगल डायरेक्शन टुवर्ड द हार्ट, हाँ, तो एक ही सिंगल डायरेक्शन में जो है फ्लूइड फ्लो करता है, सिंगल डायरेक्शन में हार्ट की तरफ, थोरैक्स की तरफ मूव करता है ना। लिम्फ जो है सिंगल डायरेक्शन में फ्लो करेगा आपका थोरैक्स की तरफ, मतलब कि हार्ट की तरफ। ओके, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स, है ना। तो टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स आर द मेजर सेल्स ऑफ द, किसकी मेजर सेल्स है, लिम्फ नोड्स में होती है, लिम्फेटिक वेसल्स में, एड्रिनल ग्लैंड में या थाइमस में। तो टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स मेजर सेल्स होती है हमारे लिम्फ नोड्स में, है ना। तो लिम्फ नोड्स जो होते हैं, जो इसमें जो फ्लूइड जो है ये लिम्फ है इसको फिल्टर करते हैं, कोई भी बैक्टीरिया है, कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस है ना, तो उनको फिल्टर करने का काम आपका क्या होता है, लिम्फ नोड का होता है। तो इनमें ना आपके ये टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट लिम्फ नोड्स में भी लोकेटेड इन द ह्यूमन बॉडी। तो लिम्फ नोड्स कहाँ कहाँ पर, देखिए आपकी जो लिम्फेटिक वेसल्स होती है उसमें लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं। तो कहाँ कहाँ पर है, स्टमक एंड ब्रेन दिया है, ग्रोइन एंड नेक दिया है, ओ वेंट्रिकल एंड एट्रियम हो गई है, वेंट्रिकल है ना, थायराइड ग्लैंड एंड एड्रिनल ग्लैंड, तो ग्रोइन और नेक में प्रेजेंट होते हैं। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है नोड्यूल ऑफ लिम्फोइड टिश्यू फाउंड इन वॉल ऑफ इंटेस्टिनल ट्रैक्ट आर नोन एज। तो जो लिम्फोइड टिश्यू के नोड्यूल्स होते हैं जो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट की वॉल में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहोगे, हैशीमोटोज नोड, ग्रेव रीजन, पेयर्स पैचेस इन्हें कहेंगे हम, क्या कहेंगे, पेयर्स पैचेस कहा जाएगा। नेक्स्ट है दोज लिम्फेटिक वेसल्स दैट आर रिच इन फैट, है ना, ऐसे लिम्फेटिक वेसल्स जिनमें जो फैट से रिच है, उनमें बहुत सारा फैट है मतलब, आर फाउंड इन ब्रेन में होंगी, लैक्टियल्स कहेंगे उनको, एंटर लेफ्ट एट्रियम ऑफ हार्ट है, फाउंड ओनली विद इन द स्प्लीन। तो उन्हें क्या कहते हैं हम, लैक्टियल्स इसके लिए टर्म यूज की जाएंगी। ऐसे लिम्फेटिक वेसल्स विच आर रिच इन फैट आर नोन एज लैक्टियल्स। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइकली टू बी फाउंड इन द लिम्फ में क्या प्रेजेंट नहीं है, देखिए लिम्फ जो है उसमें आरबीसीज प्रेजेंट नहीं होते, ध्यान रखना है। प्रोटीन मॉलिक्यूल, माइक्रोऑर्गेनिजम्स, माइक्रोफेजेस होते हैं, इनमें आरबीसीज प्रेजेंट नहीं होते लिम्फ में, ध्यान रखना है, लिम्फ में आरबीसीज नहीं होते। ऑल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर एसोसिएटेड विद द स्प्लीन, के सारे फंक्शन एक्सेप्ट, देखिए स्प्लीन जो है एक तो ग्रेवियोड ऑफ आरबीसी, जो आपकी जो बेकार खराब आरबीसी होती है ना वो आपकी स्प्लीन में जाके डिग्रेड होती है ना, मतलब कि वो टूट जाती है, फिर उनसे जो आपका हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है ना, तो ये काम होता है स्प्लीन का। और ना स्प्लीन ना आरबीसी ना स्टोर भी करता है, जैसे कोई इमरजेंसी की कंडीशन हो जाएगी तो स्प्लीन को ना ब्लड बैंक भी कहा जाता है, ग्रेवियोड ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है। ओके, स्प्लीन देखिए एक्सेप्ट पूछा है ना, इट प्रोवाइड ए फिल्टरेशन सिस्टम फॉर ब्लड, इट इज साइट ऑफ रेड ब्लड सेल का ब्रेक डाउन होता है, बिल्कुल सही बात है, आरबीसी टूटती हैं, ब्रेक डाउन होता है स्प्लीन में। इट इज स्टोरेज डिपोट फॉर ब्लड का स्टोर भी करके रखती है ये, है ना। इट इज़ मेजर साइट ऑफ WBC वाइट ब्लड सेल्स फॉर्मेशन, तो देखिए इसमें WBC फॉर्म नहीं होती, फॉर्मेशन नहीं होता, बाकी ब्लड का फिल्ट्रेशन का काम भी करती है स्प्लीन, ब्लड को फिल्टर करती है। तो आपका आंसर पता है क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा कि भाई ये WBC का प्रोडक्शन नहीं होता, इसमें फॉर्मेशन नहीं होता। ओके, नहीं तो लिम्फोकाइंस सिक्रेटेड बाय साइटो टॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ, तो लिम्फोकाइंस जो सिक्रेटेड होते हैं साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट से, तो किसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे, रेड ब्लड सेल्स, ब्रेन सेल्स, मैक्रोफेजिस या बी लिम्फोसाइट्स, है ना। तो मैक्रोफेजिस हो जाएगा आपका, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है वेयर इज स्प्लीन सिचुएटेड, देखिए स्प्लीन की लोकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। स्प्लीन जो है लेफ्ट, एक तो लेफ्ट साइड याद रखना, है ना, तो ये आपके बॉडी में ना लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन इसकी एग्जैक्ट लोकेशन होता है। तो देखिए कौन सी कैविटी में पूछा आपसे, तो एब्डोमिनल, पेल्विक, नेक में, तो नेक में तो नहीं होगा स्प्लीन ना, GIT में भी नहीं होगा, तो ये एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है। आपसे तो बिल्कुल सिंपल ही पूछा है, तो लेफ्ट साइड में होता है, ध्यान रखना है, लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन इसके लिए टर्म यूज करी जाती है। ओके, नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिम्फेटिक ऑर्गन ही नहीं है इनमें से, पेनक्रियाज पढ़ा है कभी, लिम्फेटिक सिस्टम में पेनक्रियाज आया है, बिल्कुल ही नहीं आया। स्प्लीन आता है, थाइमस आता है, टॉन्सिल्स आते हैं, पेनक्रियाज नहीं आता हमारा लिम्फेटिक सिस्टम में।
लिम्फेटिक ऑर्गन में नहीं आएगा। जैसे लिम्फेटिक फ्लूइड रिटर्निंग फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन से जो रिटर्न हो रहा है लिम्फेटिक फ्लूइड इज रिच इन प्रोटीन, कैल्शियम, फैट या फॉस्फोरस, तो उसमें फैट होंगे, है ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट स्प्लीन इज कोल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ द, तो मैंने बताया था स्प्लीन देखिए ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कब्रिस्तान, जो आपकी जो आरबीसी का ब्रेकडाउन यहाँ पर होता है ना, तो आपका इरिथ्रोसाइट्स, आरबीसी के लिए इरिथ्रोसाइट्स बोलते हो, तो इरिथ्रोसाइट्स का ग्रेवयार्ड कहते हो स्प्लीन को। लिम्फेटिक फ्लूइड इज रिच इन आयरन, एंटीबॉडी, न्यूट्रोफिल, नन, तो इनमें ना एंटीबॉडीज होती है ना, तभी तो इम्यून सिस्टम में रोल प्ले करता है ना। नेक्स्ट है लिम्फेटिक फ्लूइड कैसा है, ब्राउन, पिंक, कलरलेस या ब्लूइश, तो ये ना ये कलरलेस होता है लिम्फेटिक फ्लूइड, जो लिम्फ क्या कलरलेस है। थोरैसिक डक्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम पोर इट्स कंटेंट इनटू, तो मैंने आपको लिम्फेटिक सिस्टम के डक्ट के बारे में जो है राइट लिम्फेटिक डक्ट बताया और लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट जो जिसको आपने थोरैसिक डक्ट कहा, तो ये दोनों आपके, ये तो राइट सबक्लेवियन वेन में ओपन होता है, ये लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में सबक्लेवियन वेन में ओपन होंगे, तो आपसे सिंपल पूछा हुआ है कि भाई ओर्टा नहीं होगा, राइट ओरिकल, इंटरनल जुगुलर वेन नहीं होगा, सबक्लेवियन वेन होगा, है ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एंडोथीलियम इज द, तो एंडोथीलियम आपने देखा था ब्लड कैपिलरीज होती है, आपके लिम्फेटिक कैपिलरीज जो होती है ना, तो इनमें क्या सिमिलैरिटी थी, उनकी जो सेल्स होती है ना, तो इनमें क्या एंडोथीलियम की लाइनिंग होती है, तो एंडोथीलियम क्या स्क्वैमस एपिथीलियम एसोसिएटेड विद, है ना, तो एंडोथीलियम क्या हमारा स्क्वैमस एपिथीलियम होता है ना, जो एपिथेलियल सेल्स में मैंने आपको स्क्वैमस एपिथेलियम, फ्लैट सेल्स जो होती है ना स्क्वैमस एपिथेलियम एसोसिएटेड विद हार्ट में नहीं होती, कलेक्टिंग डक्ट में नहीं होती, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो लिम्फ वेसल्स में, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन में, जो लिम्फेटिक सिस्टम के स्ट्रक्चर्स को क्या कहोगे, म्यूकोसा, विलाई, काइले, लैक्टियल्स, तो इन्हें लैक्टियल्स इसके लिए टर्म यूज़ किया था ना हमने, है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा लैक्टियल्स। नेक्स्ट है लार्जेस्ट लिम्फेटिक वेसल इन द बॉडी में, सबसे बड़ी लिम्फेटिक वेसल, सिस्टर्नी, काइली, थोरैसिक डक्ट, इंटरनल लिम्फेटिक ट्रंक, इंटरनल जुगुलर लिम्फ ट्रंक, तो ये थोरैसिक डक्ट जो होता है ना, जो हमारा लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट, थोरैसिक डक्ट, ये बड़ा होता है, लार्जेस्ट लिम्फेटिक वेसल बोल सकते हो। जैसे पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम के पार्ट कौन से, स्प्लीन बिल्कुल होता है, थाइमस होता है, टॉन्सिल होता है, तो आंसर तो ऑप्शन डी हो गया ऑल, है ना। देखिए स्प्लीन, टॉन्सिल, एडिनोइड एंड थाइमस ऑल फॉर्म, सारे के सारे क्या लिम्फेटिक सिस्टम के पार्ट होते हैं। स्प्लीन को लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन भी कहते हैं, स्प्लीन क्या लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन होता है इसमें लिम्फेटिक सिस्टम में, जो कहाँ पर लोकेटेड होता है, अंडर द रिब केज, रिब केज के नीचे होता है, स्टमक के ऊपर होता है, एग्जैक्टली इन द लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमिनल के, एब्डोमन जो है उसके लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में होता है। अदर पार्ट लिम्फेटिक सिस्टम के टॉन्सिल्स, थाइमस होते हैं, आर लोकेटेड ऑन either side of throat and neck, ओके। लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन कौन सा है, अभी तो बताया कौन सा, बोन मैरो, स्प्लीन, टॉन्सिल, थाइमस, तो स्प्लीन लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन स्प्लीन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, किसे कहा था, स्प्लीन को ही तो कहा था ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ब्लड बैंक भी कहते हैं इसको। स्प्लीन इज रेफर टू एज द आरबीसी ग्रेवयार्ड बिकॉज इट इज़ वेयर ओल्ड और डैमेज आरबीसीज एलिमिनेट होती है। इट एक्ट प्राइमरी, ब्लड को फिल्टर भी करता है, ये प्राइमरी फंक्शन स्प्लीन का फिल्टर करना है, ब्लड को फिल्टर करेगा बाय एलिमिनेटिंग सेलुलर वेस्ट, स्टोर हाउस भी है, ब्लड सेल्स को भी स्टोर करता है ये। थाइमस ग्लैंड इज पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम, थाइमस ग्लैंड एंडोक्राइन सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर, रिप्रोडक्टिव, तो लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, का फंक्शन नहीं है। रिटर्निंग टिश्यू फ्लूइड टू ब्लड स्ट्रीम, ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइटरी प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट, प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी फ्रॉम फॉरेन मटेरियल, है ना, तो कौन सा जो है इसका फंक्शन नहीं है, तो डाइटरी प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा, बाकी फैट को ट्रांसपोर्ट करेगा, प्रोटेक्ट करता है बॉडी को फॉरेन मटेरियल से, और रिटर्न करेगा टिश्यू फ्लूइड टू ब्लड स्ट्रीम में, है ना, तो ऑप्शन बी नहीं होगा इसमें, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, the gland which is lymphoid in organ and plays an important role in immune system but prominent only during childhood में ही prominent होती है। थाइमस है, थायराइड है, एड्रिनल है या पिट्यूटरी है, तो ये हमारी थाइमस ग्लैंड की बात हो रही है, ऑप्शन ए। जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज नॉट अ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, का पार्ट नहीं है ना, थाइमस, टॉन्सिल, ब्रेन या स्प्लीन, तो ब्रेन नहीं होता इसमें ना, बाकी टॉन्सिल, थाइमस, स्प्लीन होते हैं। सबसे पहले तो आपको पता मुझे ब्लड है क्या, देखिए कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर है,
नर्वस है, एपिथेलियल। देखिए ब्लड जो होता है एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है? एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है हमारा ब्लड। नॉर्मल ह्यूमन ब्लड पीएच, ब्लड का पीएच बता दो कितना होता है? 5.5 टू 6.5, 7.35 से 7.45, 2.35 टू 3.78, 8.8 टू 9.6। नॉर्मल ह्यूमन ब्लड पीएच 7.35 से 7.45 होता है। ओके, नेक्स्ट, एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी में एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड कितना है? 5.5 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर, 6 लीटर। 5.5 लीटर होता है एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट है फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड डिवोइड ऑफ कॉर्पसल्स, है ना। तो मतलब कि जो ब्लड है ना, अब देखिए ब्लड जो होता है उसमें एक तो आपका प्लाज्मा होता है, दूसरा आपका जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स, मतलब कि जो आपके आरबीसीज होती है, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स होती है ब्लड में, है ना। तो ये आपकी ब्लड की कंपोजिशन होती है। तो कह रहे फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड डिवोइड ऑफ कॉर्पसल्स, कह रहे इन कॉर्पसल्स के अलावा जो फ्लूइड पार्ट है उसे क्या कहोगे? क्या कहोगे? प्लाज्मा बच गया ना। एक तो आपका ये कॉर्पसल्स हैं, आपकी ब्लड कॉर्पसल्स हैं, एक प्लाज्मा है। तो फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड डिवोइड ऑफ कॉर्पसल इज नॉन एज सीरम, प्लाज्मा, लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड। तो आपका ये प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में मेनली हमारा वाटर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है प्लाज्मा फ्रॉम विच क्लोटिंग फैक्टर आर रिमूव। अब देखिए ब्लड में आपने क्या देखा था? प्लाज्मा प्लस आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स थे। आप कह रहे जो प्लाज्मा जो है इसमें से आपने क्या करे? क्लोटिंग फैक्टर्स रिमूव कर दिए। प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर रिमूव कर दिए तो क्या बच गया? लिम्फ बचेगा, सीरम बचेगा, प्लाज्मिना, प्लेटलेट्स। तो वो सीरम होता है। प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर इज नोन एज सीरम, है ना। नेक्स्ट है डैमेज इन बोन मैरो लीड्स टू। बोन मैरो में डैमेज की वजह से, जो बोन मैरो के डैमेज की वजह से कौन से टाइप का अनीमिया हो जाता है? बोन मैरो डैमेज की वजह से, बोन मैरो सप्रेशन की वजह से हमारा एप्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। ये हीमोलिटिक एनीमिया होता है। ये हीमोलिटिक लिखा हुआ है ना। बाकी परनीशियस एनीमिया है हमारा इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से। इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से परनीशियस एनीमिया होता है। इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है। ओके, तो इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी होगी तो विटामिन B12 भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। तो इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से परनीशियस एनीमिया याद रखेंगे। बाकी सिकल सेल एनीमिया, इनमें ना आरबीसी की शेप सिकल शेप आरबीसीज हो जाती है इनमें, है ना। तो आंसर ऑप्शन ए हो गया। बोन मैरो सप्रेशन की वजह से एप्लास्टिक एनीमिया। ओ ब्लड ग्रुप पर्सन कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम द फॉलोइंग। जो ओ ब्लड ग्रुप वाले पर्सन है, देखिए ओ जो है हमारा यूनिवर्सल डोनर होता है। क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर होता है। तो देखिए डोनर मतलब कि यूनिवर्सल डोनर मतलब सभी को दे देगा। ये ब्लड ग्रुप दे मतलब कि ब्लड दे तो सभी को सकता है, बट लेगा किससे? लेगा सिर्फ ओ वाले से ही लेगा। दे तो सभी को सकता है, ए वाले को भी दे देगा, बी वाले को भी दे देगा, ए बी वाले को भी दे देगा और ओ वाले को तो दे ही देगा, लेकिन लेगा किससे? सिर्फ ओ वाले से ही ले सकता है ये। ओके, तो यही पूछा है ओ ब्लड ग्रुप पर्सन कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप। तो ओ ग्रुप वाले से ही लेगा, है ना, ऑप्शन ए। नहीं, फोलेट डेफिशिएंसी कैन लीड टू। देखिए फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से हमारा क्या होता है? मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। और हमारा जो है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से भी क्या होता है? मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। तो आपसे फोलेट डेफिशिएंसी से पूछा है तो हमारा मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया दिया हुआ है ऑप्शन ए में, जो कि राइट हो जाएगा। बाकी ऑस्टियोमलेशिया दिया है, ऑस्टियोपोरोसिस या हाइपोथायरॉयडिज्म। तो आंसर ऑप्शन ए मेरे हिसाब से क्लियर है। नेक्स्ट है ह्यूमन ब्लड डिसऑर्डर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड। तो वही है, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से हमारा मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। परनीशियस एनीमिया मैंने आपको बताया इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से होता है। इंट्रिंसिक फैक्टर है ना। तो आपकी जो स्टमक में पाराइटल सेल्स होती है जहाँ से HCl सिक्रिएट होता है ना, वहीं से आपका इंट्रिंसिक फैक्टर भी सिक्रिएट होता है। HCl की स्टमक में जो पाराइटल सेल्स होती है वहाँ से HCl के साथ साथ इंट्रिंसिक फैक्टर भी वहीं से सिक्रिएट होता है। तो इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से हमारा परनीशियस एनीमिया होता है। फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। पॉलीसाइथीमिया का मतलब होता है आरबीसीज का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाए तो पॉलीसाइथीमिया, है ना। हीमोलिटिक एनीमिया में जो है आरबीसी का जो है ब्रेकडाउन हो जाता है ना,
हिमोलिसिस हो जाती है इसमें। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द प्लाज्मा पोर्शन ऑफ कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड का जो प्लाज्मा पोर्शन की कंपोजिशन क्या है। ब्लड में हमने देखा प्लाज्मा है और आपके आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स है। तो प्लाज्मा में प्लाज्मा की कंपोजिशन क्या है। तो देखिए आरबीसी तो होगा नहीं प्लाज्मा में, डब्ल्यूबीसी भी नहीं होगा, प्लेटलेट्स भी नहीं होगा। तो प्लाज्मा में क्या बचा, वाटर। मेनली प्लाज्मा में हमारा वाटर होता है। देखिए ब्लड के जो कंपोनेंट है आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स और प्लाज्मा होता है ना। आप कह रहे प्लाज्मा जो मेन कंपोनेंट है ब्लड का कंसिस्ट मोस्टली इसमें वाटर होता है, प्रोटीन्स होते हैं कुछ, इसमें आयंस, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट मिक्स्ड होते हैं। जैसे पर्सन विद विच ब्लड ग्रुप कैन गिव ब्लड टू ऑल। कौन सा ब्लड ग्रुप वाला पर्सन कैन गिव ब्लड टू ऑल, सभी को ब्लड दे सकता है। यूनिवर्सल डोनर पूछा है तो वही वाला तो है, ओ वाला सभी को दे सकता है। यूनिवर्सल डोनर होता है ओ ब्लड ग्रुप वाला, सभी को दे देगा और लेगा किसे, सिर्फ ओ वाले से ही ले सकता है। स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इज कॉल्ड। ब्लड सर्कुलेशन की स्टडी को क्या कहोगे, मायोलॉजी, सीरोलॉजी, एंजियोलॉजी या ओडोंटोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन आपका एंजियोलॉजी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ फीटल ब्लड सेल प्रोडक्शन। फीटस जो होता है हमारा उसमें जो ब्लड सेल्स होती है वो कहाँ प्रोड्यूस होती है ना। पोन्स में, स्प्लीन में, लिम्फ में, थाइमस में। तो जो फीटस होता है उसमें जो आपकी ब्लड सेल्स होती है वो स्प्लीन में प्रोड्यूस होती है। स्प्लीन में ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होता है फीटस में। ए ग्रैनुलोसाइट्स क्या होती है, तो आपकी जो डब्ल्यूबीसीज होती है ना जिनको आप ल्यूकोसाइट्स बोलते हो, उसमें आपकी ग्रैनुलोसाइट्स होती है, ए ग्रैनुलोसाइट्स होती है। तो देखिए आपकी ईओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल्स, BEN ये तीनों आपकी क्या ग्रैनुलोसाइट्स है। और लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आपकी ए ग्रैनुलोसाइट्स होती है। तो ए ग्रैनुलोसाइट्स तो इसमें एक भी नहीं लिखी हुई, सारी की सारी तो आपको ग्रैनुलोसाइट्स लिखी हुई है, तो नन हो जाएगा। इनमें से ए ग्रैनुलोसाइट्स तो कोई भी नहीं दे रखी। जैसे नॉर्मल ईओसिनोफिल काउंट कितना होता है, ईओसिनोफिल का काउंट पूछा है जो आपकी ग्रैनुलोसाइट्स में आती है। 1 to 4%, 7 to 10%, 2 to 6% या 0.1%, है ना। ईओसिनोफिल का काउंट होता है 1 से 4% तक होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए डब्ल्यूबीसीज को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। डब्ल्यूबीसीज के टाइप आप पढ़ोगे तो ग्रैनुलोसाइट्स होती है, ए ग्रैनुलोसाइट्स होती है। ग्रैनुलोसाइट्स में BEN, है ना। इसमें आपकी होती है देखिए न्यूट्रोफिल्स, ईओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। बेसोफिल, ईओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल्स, है ना। तो बेसोफिल्स 0 to 1% होती है, ईओसिनोफिल्स 1 to 4% होती है, न्यूट्रोफिल 60 to 70% होती है। और जो ए ग्रैनुलोसाइट्स होती है उसमें आपकी लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स 25 to 30% होती है और जो मोनोसाइट्स 5 to 10% होती है ना। तो आपका थोड़ा सा ये याद रखना है, इससे पूछ लेते हैं इसके बारे में भी क्वेश्चन, है ना। सबसे ज़्यादा आपकी न्यूट्रोफिल से होती है और सबसे कम कौन सी है, बेसोफिल से होती है। ओके, नेक्स्ट है कंडीशन ऑफ एबनॉर्मल इंक्रीज इन आरबीसी इन ब्लड। एबनॉर्मल इंक्रीज हो जाए, आरबीसी का लेवल ज़्यादा हो जाए ब्लड में, इज डायग्नोज्ड एज हीमोफीलिया, ल्यूकीमिया, एनीमिया, पॉलीसाइथीमिया। तो ये आपका जो आरबीसी का जो है प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा, आरबीसी ज़्यादा हो जाएंगी नॉर्मल से, तो एबनॉर्मल इंक्रीज हो जाएगा आरबीसी का ब्लड में, पॉलीसाइथीमिया होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। देखिए आरबीसी का काउंट इंक्रीज होगा तो उसके लिए आपका टर्म है पॉलीसाइथीमिया। और डब्ल्यूबीसी का काउंट अगर डिक्रीज हो जाए तो ल्यूकोपीनिया। डब्ल्यूबीसी का काउंट ज़्यादा हो जाए मोर देन 11,000 पर mm³, है ना। तो नॉर्मल डब्ल्यूबीसी का काउंट 4,000 to 11,000 पर mm³ होता है। अगर इससे 11,000 से ज़्यादा हो जाए तो ल्यूकोसाइटोसिस हो जाएगा, और अगर कम होगा तो ल्यूकोपीनिया आपने कहा। और ल्यूकीमिया होता है रिमार्केबल हाई काउंट, बहुत ही ज़्यादा डब्ल्यूबीसी का काउंट हो जाए तो ल्यूकीमिया वर्ड यूज़ करेंगे, है ना। जैसे एलिमेंट दैट हेल्प इन ब्लड की क्लोटिंग में कौन सा एलिमेंट हेल्प करता है, विटामिन ए है, विटामिन के, विटामिन डी या विटामिन ई। तो हमारा विटामिन के जो होता है ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करता है। 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर की एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है हमारा विटामिन के। तो ब्लड की क्लोटिंग के लिए कौन सा विटामिन है, विटामिन के। विटामिन के की डेफिशिएंसी से डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग हो जाएगा, हेमरेज हो जाएगा, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। ओके,
नेक्स्ट है सब्सटेंस इन्वॉल्व इन द कंट्रोल ऑफ प्लेटलेट की प्रोडक्शंस को कंट्रोल करेगा कौन सा सब्सटेंस, प्लाज्मिनोजन है, थ्रोम्बोपोएटिन है, फिब्रिनोजन है, इरिथ्रोपोएटिन। तो हमारा किसको कंट्रोल कर रहा है, प्लेटलेट की प्रोडक्शन को, थ्रोम्बोपोएटिन हो जाएगा जो प्लेटलेट की प्रोडक्शन को कंट्रोल करेगा, है ना। जैसे पर्सन विद ओ ब्लड ग्रुप कैन रिसीव ब्लड, तो ओ ब्लड ग्रुप वाला पर्सन कौन से ब्लड ग्रुप वाले पर्सन से ब्लड ले सकता है, यूनिवर्सल डोनर है, देगा तो सभी को लेकिन लेगा सिर्फ ओ वाले से ही ले सकता है ना। तो आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विटामिन के इज इसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ फॉलोइंग फैक्टर। तो मैंने आपको बताया 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। एक्सेप्ट पूछा है, 9, 10 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 नहीं होगा। एक्सेप्ट में ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट शेप ऑफ इरिथ्रोसाइट डिस्क, इरिथ्रोसाइट आपकी आरबीसीज जो होती हैं, रेड ब्लड कार्पसल्स बोल दीजिए, इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं आरबीसीज को। इनकी शेप हमारी कौन सी होती है, बाइकॉनकेव डिस्क होता है। आंसर क्या हो जाएगा, बाइकॉनकेव, ऑप्शन डी। लाइफ स्पैन पूछा है डब्ल्यूबीसीज का, 7 डेज है, 50 डेज है, 100 डेज है या नन। तो डब्ल्यूबीसीज का लाइफ स्पैन आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 7 डेज। देखिए आरबीसीज का 120 डेज आपने याद रखना होता है लाइफ स्पैन, डब्ल्यूबीसीज का वैसे 13 to 20 डेज होता है और प्लेटलेट्स का 8 to 11 डेज होता है ना, प्लेटलेट्स का लाइफ स्पैन। नेक्स्ट है व्हाट आर रेड ब्लड सेल्स को और क्या कहोगे, आरबीसीज का दूसरा नाम क्या है, ल्यूकोसाइट्स डब्ल्यूबीसीज को कहते हैं, आरबीसीज को इरिथ्रोसाइट्स कहेंगे और आपके प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहेंगे, थ्रोम्बोसाइट्स, है ना, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स, है ना। मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स हमारे जो हैं डब्ल्यूबीसीज में ही हमारे ए ग्रैनुलोसाइट्स के एग्जाम्पल्स होते हैं। नेक्स्ट है हीमोफीलिया का ड्यू टू एब्सेंस ऑफ क्लोटिंग फैक्टर नंबर। तो 8 वाला होता है, 9 वाला होता है और 11 वाला होता है। इनकी डेफिशिएंसी से 8 वाले की डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया ए, 9 वाले से हीमोफीलिया बी और 11 वाले से हीमोफीलिया सी होता है ना। तो इसमें देखिए 8, 9 और 11 में से सिर्फ आपको क्लोटिंग फैक्टर नंबर 8 दिया है। तो हीमोफीलिया का ड्यू टू एब्सेंस ऑफ क्लोटिंग फैक्टर नंबर ऑप्शन बी, मतलब कि फैक्टर नंबर 8। तो आपको याद रखना है 8 वाले की डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया ए, 9 वाले की डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया बी, 11 वाले की डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया सी याद रखना। यही मैंने यहाँ पर लिखा है ना, 8, 9, 11 ABC। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी फ्रॉम बोन मैरो, से जो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, बोन मैरो से आरबीसीज बनती हैं, आरबीसी का जो फॉर्मेशन है इस प्रोसेस को हम कहते हैं इरिथ्रोपोएसिस। और एक आपका हार्मोन होता है इरिथ्रोपोएटिन, इरिथ्रोपोएटिन जो होता है, इरिथ्रोपोएटिन जो है इस इरिथ्रोपोएसिस में हेल्प करेगा, मतलब कि बोन मैरो से आरबीसीज की जो प्रोडक्शन है उसको मतलब उसमें हेल्प करेगा, इरिथ्रोपोएसिस कराएगा। इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन जो किडनी से सिक्रेट होता है इरिथ्रोपोएटिन, है ना, तो ये इरिथ्रोपोएसिस में हेल्प करता है, इसके बारे में भी याद रखना। तो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी फ्रॉम बोन मैरो इज कॉल्ड इरिथ्रोपोएसिस। हीमोग्लोबिन क्या है, कार्बोहाइड्रेट, एंटीबॉडी, डब्ल्यूबीसी या प्रोटीन। हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन। नेक्स्ट है इन माइक्रोसिटिक एनीमिया साइज ऑफ रेड ब्लड सेल्स। माइक्रोसिटिक एनीमिया में आरबीसीज के साइज पे क्या फ़र्क पड़ेगा, माइक्रोसिटिक एनीमिया जो होता है इसमें हमारी आरबीसीज जो होती है इनका साइज स्मॉल हो जाता है। कैसा हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। देखिए माइक्रोसिटिक एनीमिया में होता क्या है, माइक्रोसिटिक एनीमिया हैपन्स व्हेन योर रेड ब्लड सेल्स आर स्मॉलर देन यूजुअल बिकॉज दे डू नॉट हैव एनफ हीमोग्लोबिन। उनमें पर्याप्त हीमोग्लोबिन नहीं होता जिनकी वजह से आपकी आरबीसीज जो है छोटी हो जाती है, स्मॉलर हो जाती है साइज में माइक्रोसिटिक एनीमिया में। हीमोग्लोबिन इज द कॉम्पोनेंट ऑफ डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, न्यूट्रोफिल्स या प्लेटलेट्स। तो हीमोग्लोबिन हमारा आरबीसीज में प्रेजेंट होता है, रेड ब्लड सेल्स, है ना।
नेक्स्ट, सेल्स इन द ब्लड रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन। कौन सी सेल्स होती है जो ऑक्सीजन कैरी करती है हमारी? आरबीसी ही तो होती है ना जो ऑक्सीजन कैरी करती है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, रेड ब्लड सेल्स। हु फर्स्ट शोड द कंप्लीट पाथवे ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। के कंप्लीट पाथवे को किसने बताया इसके बारे में? विलियम हार्वे, वेसुवियस, हिपोक्रेट्स, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो ये हमारे विलियम हार्वे साइंटिस्ट जो थे ना, इन्होंने क्या फर्स्ट शोड द कंप्लीट पाथवे ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, विलियम हार्वे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, नॉर्मल अमाउंट ऑफ प्लेटलेट इन हेल्दी ह्यूमन। प्लेटलेट का नॉर्मल अमाउंट कितना होता है? 4 to 6 मिलियन पर क्यूबिक mm, 4000 to 11,000 पर क्यूबिक mm। ये WBCs जो होती है ना उनका काउंट होता है। ये देखिए क्या लिखा, 2.5 लाख to 4 लाख पर क्यूबिक mm। ये हमारा प्लेटलेट का काउंट होता है ना। और ये हमारी लगभग जो है RBCs होती हैं, है ना, 4 से 6 मिलियन, है ना, ऐसे ही काउंट होता है आरबीसी का। 4.5 to 5.5 समथिंग इस टाइप से, है ना। तो 4 से 6 मिलियन तक मतलब पर क्यूबिक mm हमारा आरबीसीज का है। तो एक काउंट है। और प्लेटलेट्स हमारे 2.5 लाख से 4 लाख पर क्यूबिक mm होती है, ऑप्शन सी। नॉर्मल WBC काउंट रेंज इन द ब्लड। तो अभी बताया WBC का कितना बताया आपको, ये जो 4000 to 10,000 या कहीं पे 11,000 भी मिलेगा आपको पर क्यूबिक mm जो होता है आपका WBC जो वाइट ब्लड सेल्स का काउंट होता है ना। और बाकी ये मिलियन में जो है ना ये आपके RBCs का है, 4.5 मिलियन to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm, है ना, पर क्यूबिक ml लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपका जो है इसका ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ WBC। का लाइफ स्पैन कितना बताया था? 120 डेज तो हमारी RBCs का होता है। 1 ईयर तो किसी का भी नहीं था, है ना। 2 to 5 डेज होगा या 24 to 36 आवर्स भी नहीं था। तो ये 2 to 5 डेज कर दीजिए, है ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फ्लूइड और लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। फ्लूइड पार्ट है या लिक्विड पार्ट है ब्लड का, उसे क्या कहा आपने? RBC, प्लाज्मा, WBC, प्लेटलेट। तो फ्लूइड या लिक्विड पार्ट जो है ब्लड का उसे आप क्या कहते हो? प्लाज्मा कहते हो, है ना। नेक्स्ट है ट्यूनिका एडवेंटिशिया क्या है? कह रहा आउटर लेयर है फाइबरस टिश्यू आर्टरी में, मिडिल लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक टिश्यू आर्टरी की, इनर लाइनिंग ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम होता है आर्टरी में, या इनर लेयर ऑफ एंडोथेलियम। जो ट्यूनिका एडवेंटिशिया हमारा आउटर लेयर होता है फाइबरस टिश्यू का आर्टरी का, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए 3 लेयर्स होते हैं ब्लड वेसल्स की। इनर ट्यूनिका इंटिमा होती है, मिडिल ट्यूनिका मीडिया, आउटर ट्यूनिका एक्सटर्ना या ट्यूनिका एडवेंटिशिया दिया हुआ था, है ना। ट्यूनिका एक्सटर्ना को ही ट्यूनिका एडवेंटिशिया कहते हैं। आउटर मोस्ट लेयर होती है ब्लड वेसल्स की। ट्यूनिका एक्सटर्ना इज मेड फ्रॉम कोलाजन एंड इलास्टिक फाइबर इन लूज कनेक्टिव टिश्यू। दिस इज सिक्रेटेड बाय फिब्रोब्लास्ट। जैसे प्लेटलेट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। प्लेटलेट्स कहाँ से प्रोड्यूस होती है? लिम्फ नोड्स से, स्प्लीन, बोन मैरो या लीवर। तो हमारे बोन मैरो में बनती है हमारी ब्लड की सेल्स जो होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्लेटलेट्स आर मेड इन एवर बोन मैरो, स्पॉन्ज लाइक टिश्यू इनसाइड। हमारी जो लॉन्ग बोन्स होती है ना उनके अंदर जो होलो स्पेस होता है वो हमारा बोन मैरो होता है। बोन मैरो कंटेन स्टेम सेल्स दैट डेवलप इनटू रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ओके, टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी में टोटल ब्लड का वॉल्यूम हमने देखा था, कितना देखा था? टोटल वॉल्यूम ब्लड का 5 लीटर या 5.5 लीटर भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। फिनोमिना ऑफ डिक्रीज इन द ब्लड। ब्लड का जो वॉल्यूम है कम हो जाए तो उसे आप कम के लिए हाइपो वर्ड यूज़ करोगे, हाइपोवॉल्यूमिया, है ना। हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लूकोज कम हो जाए, हाइपोग्लाइसीमिया। ओके, नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट वेन इन द ह्यूमन बॉडी में। लॉन्गेस्ट सबसे लंबी वेन कौन सी है? लॉन्ग सिफेनस, IVC, सिफेलिक या बेसिलिक। तो लॉन्गेस्ट वेन जो होती है हमारी लॉन्ग सिफेनस होती है, लॉन्गेस्ट वेन। हाई काउंट ऑफ WBC इज एन इंडिकेशन ऑफ। अगर हमारे WBCs का काउंट ज़्यादा है ना, WBCs का नंबर ज़्यादा है तो क्या इंडिकेट करेगा कि भाई इन्फ्लुएंजा है, मीजल्स है, टाइफॉइड है, ल्यूकीमिया है। तो जो हमारा WBC का काउंट ज़्यादा होता है ल्यूकीमिया के केस में होता है ना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा ल्यूकीमिया। नेक्स्ट है एलिमेंट दैट इज़ नॉट फाउंड इन ब्लड। ब्लड में प्रेजेंट नहीं है। आयरन होता है, क्रोमियम, कॉपर या मैग्नीशियम। देखिए क्रोमियम नहीं होता इसमें ब्लड में। ओके,
विच ऑफ द फॉलोइंग सेल कंटेन हीमोग्लोबिन किस में प्रेजेंट है? तो हमारे आरबीसीज में ही हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, हीमोग्लोबिन आरबीसीज में है। ऑल फैक्टर्स आर नेसेसरी इन ब्लड कोएगुलेशन एक्सेप्ट, ब्लड के कोएगुलेशन के लिए सारे फैक्टर नेसेसरी है एक को छोड़ के। प्रोथ्रोम्बिन होता है, फिब्रिनोजन होता है, कैल्शियम भी रिक्वायर्ड होता है, ग्लोबुलिन जो है उसका यहाँ पर काम नहीं है। ऑप्शन सी हो जाएगा ग्लोबुलिन। हीमोफीलिया इज कोज्ड ड्यू टू रिडक्शन इन द क्वांटिटी और एक्टिविटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोटिंग फैक्टर। तो मैंने आपको बताया क्लोटिंग फैक्टर नंबर 8 की डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया ए, क्लोटिंग फैक्टर नंबर 9 की डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया बी, और जो क्लोटिंग फैक्टर नंबर 11 की डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया सी, है ना। तो आंसर क्या हो गया आपका? ए पूछा है तो ऑप्शन सी हो गया क्लोटिंग फैक्टर नंबर 8। नेक्स्ट, हेगमैन फैक्टर इज अ फैक्टर डैश ऑफ ब्लड क्लोटिंग। तो हेगमैन फैक्टर जो होता है हमारे ब्लड क्लोटिंग का कौन सा नंबर का फैक्टर होता है जिसे आप हेगमैन फैक्टर कहते हो? फैक्टर नंबर 5 दिया है, 7 दिया है, 9 दिया है या 12 दिया है। ओके, तो हेगमैन फैक्टर होता है हमारा फैक्टर नंबर जो 12 होता है ना, उसे आप क्या कहते हो? हेगमैन फैक्टर होता है, फैक्टर नंबर 12 होता है ये। नेक्स्ट, पैनसाइटोपिनिया इज ए मेडिकल कंडीशन इन विच देयर इज रिडक्शन इन द नंबर ऑफ। तो पैनसाइटोपिनिया जो होता है इसमें किसका नंबर कम होगा? देखिए, पैनसाइटोपिनिया में हमारी आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स तीनों का ही नंबर कम हो जाएगा। तो कंडीशन को हम कहेंगे पैनसाइटोपिनिया, है ना। पैनसाइटोपिनिया इन्वॉल्व अ रिडक्शन इन द नंबर ऑफ आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स इन द ब्लड। नेक्स्ट है लेक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर विद फेलियर इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 रिजल्ट्स इन। इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से मैंने आपको क्या बताया था? परनीशियस अनीमिया बताया था, है ना। तो आंसर देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, सॉरी सी नहीं होगा, परनीशियस तो ऑप्शन डी में दिया है ना। ए प्लास्टिक एनीमिया बोन मैरो में सप्रेशन की वजह से, बोन मैरो सप्रेशन की वजह से हमारा क्या हुआ था? ए प्लास्टिक एनीमिया हुआ था, है ना। तो परनीशियस एनीमिया हो जाएगा हमारा इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से। नेक्स्ट, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस अराइज ड्यू टू इनकम्पैटिबिलिटी इन द लिम्फ, ब्लड, साइनोवियल फ्लूइड या बाइल। तो ब्लड में इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से हमारा होता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सियालोग्लाइकोप्रोटीन। हिपेरिन है जो हमारा पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट होता है, एड्रेनलिन दिया है, इरिथ्रोपोइटिन, सीरोटोनिन। तो हमारा सियालोग्लाइकोप्रोटीन हमारा इरिथ्रोपोइटिन होता है ना। ऑप्शन सी, इरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन है जो इरिथ्रोपोइसिस कराएगा, आरबीसीज की जो प्रोडक्शन होता है वो कराता है। इरिथ्रोपोइटिन क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन होता है, सिक्रेटेड मेनली बाय किडनी से सिक्रेट होता है इन रेस्पॉन्स टू सेलुलर हाइपोक्सिया। इट स्टिमुलेट रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेगा बोन मैरो में। नेक्स्ट है प्लेटलेट कंटेन एन एंजाइम विच हैज़ इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। प्लेटलेट में एक एंजाइम होता है जो ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है। इस एंजाइम को क्या कहोगे? थ्रोम्बोकाइनेज, डिकार्बोक्सिलेज, कोलिनेस्टेरेज, ट्रांसअमीनेज। तो ये हमारा थ्रोम्बोकाइनेज होता है ना, जो ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करेगा, थ्रोम्बोकाइनेज। नेक्स्ट, न्यूट्रोफिल स्क्वीज थ्रू द कैपिलरी वॉल इन द एरिया ऑफ इन्फेक्शन थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड डेक्यूसेशन, डिस्प्लाजिया, डिग्लूटिशन, डायपेडेसिस। तो कह रहे हैं न्यूट्रोफिल स्क्वीज थ्रू द कैपिलरी वॉल्स इन द एरिया ऑफ इन्फेक्शन थ्रू ए प्रोसेस, उस प्रोसेस को कहेंगे डायपेडेसिस कहेंगे, ऑप्शन डी। इन ब्लड क्लोटिंग फाइनली, ब्लड की क्लोटिंग में फाइनली क्या होता है? थ्रोम्बिन से प्रोथ्रोम्बिन बनेगा, फिब्रिन कन्वर्ट होगा फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन से फिब्रिन बनेगा, प्रोथ्रोम्बिन से फिब्रिन बनेगा। देखिए फिब्रिनोजन से फिब्रिन बनता है ना, फिब्रिन से फिब्रिनोजन तो वैसे भी नहीं बनता है ना, तो प्रोथ्रोम्बिन से फिब्रिन भी नहीं बनता। तो फाइनली हमारा क्या होता है? फिब्रिनोजन जो होता है ना उससे फिब्रिन बनता है। प्रोथ्रोम्बिन कह रहे हैं इनएक्टिव फॉर्म होता है थ्रोम्बिन का, दिस इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा। थ्रोम्बोकाइनेज क्या कराएगा? प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनाएगा, थ्रोम्बिन क्या करेगा? फिब्रिनोजन से फिब्रिन बनाता है। ओके,
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का ग्रेवयार्ड, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहोगे? स्प्लीन, किडनी, लीवर, गॉल ब्लैडर। तो हमारा स्प्लीन जो होता है इसे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है ना। नेक्स्ट है, मेन फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी का मेन फंक्शन क्या है? तो इन्फेक्शन से फाइट करने में हमारे डब्ल्यूबीसी ही हेल्प करते हैं। ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस, रिमूव डेड सेल्स, इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन, फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। तो मेन फंक्शन डब्ल्यूबीसी का क्या है? इन्फेक्शन से फाइट करेंगे हमारे डब्ल्यूबीसी ही होते हैं ना। नेक्स्ट है, विच इज़ नॉट डिजीज ऑफ इरिथ्रोसाइट्स। आरबीसीज की डिजीज़ नहीं है। तो ल्यूकीमिया तो आपका डब्ल्यूबीसीज का लेवल बहुत ज़्यादा होता तो उसे ल्यूकीमिया कहा, तो डब्ल्यूबीसी से रिलेटेड है, नॉट आरबीसी। तो नॉट ही तो पूछा था। बाकी एनीमिया, थैलेसेमिया, पॉलीसाइथीमिया ये आपके इरिथ्रोसाइट से रिलेटेड डिजीज़ हैं, है ना। नेक्स्ट, व्हाट इज़ अ डिस्क्रिप्टिव नेम ऑफ क्लोटिंग फैक्टर। नंबर 10 का डिस्क्रिप्टिव नेम बताना है। फिब्रिनोजन, लेबाइल फैक्टर, प्रोथ्रोम्बिन या स्टुअर्ट पावर फैक्टर। तो ये स्टुअर्ट पावर फैक्टर हो जाएगा हमारा फैक्टर नंबर 10, ऑप्शन डी। नंबर 9 इज अदरवाइज नोन एज, है ना। तो क्लोटिंग फैक्टर्स जो हैं इसके आपको नाम पता होना चाहिए। टोटल जो आपके 13 मतलब इसमें होते हैं, है ना। एक बीच में मिसिंग होता है, वैसे 13 ही कहे जाएंगे ना। तो जो इसमें है आपका फैक्टर नंबर 2, 3, 4 इस टाइप से इनके नाम पता होने चाहिए भाई। क्रिसमस फैक्टर है फैक्टर नंबर 9, हेगमैन फैक्टर है, लेबाइल फैक्टर है, स्टुअर्ट पावर फैक्टर है। तो फैक्टर नंबर जो 9 होता है वो हमारा क्रिसमस फैक्टर होता है ना। तो आपने पढ़ा है हीमोफीलिया भी होता है। फैक्टर नंबर जो 8 होता है आपका 8 और उसके बाद 9 और 11 इनकी डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया होते हैं। फैक्टर नंबर 8 की डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया ए, 9 से हीमोफीलिया बी और ये हीमोफीलिया सी कराता है। तो आपका जो है फैक्टर नंबर 9 जो क्रिसमस फैक्टर है इसकी डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया बी भी होता है। ओके, बाकी जो आंसर ऑप्शन ए क्लियर हो गया। तो आपके जो है ये लिखे भी हुए हैं। देखिए फैक्टर नंबर 9 के बारे में क्या लिखा है? क्रिसमस फैक्टर इज़ वन ऑफ द सीरीन प्रोटीएज। क्या है? वन ऑफ द सीरीन प्रोटीएज ऑफ द कोएगुलेशन सिस्टम। इट बिलोंग्स टू पेप्टाइडेज फैमिली S1। डेफिशिएंसी ऑफ दिस प्रोटीन कोज हीमोफीलिया बी, है ना। हीमोफीलिया बी हो जाएगा। तो एक बार सारे क्लोटिंग फैक्टर के नाम देख लीजिए। कोएगुलेशन फैक्टर एंड देयर कॉमन नेम्स। फैक्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं होता, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। फैक्टर नंबर 1 फिब्रिनोजन। तो इसके लिए एक ट्रिक जो मुझे को याद आ रही है, कभी जैसे याद करा हो फ्रेशर पार्टी इस टाइप से कि भाई फ्रेशर फिर पार्टी फिर टुनाइट कम लेट्स सिंग एंड, है ना, सी से कॉल फिर सीनियर प्लीज़ हैव फन इस टाइप से है। एंड हैव फन है ना। एंड हैव फन, ओके। हाँ तो अब देखो सारे दिख रहे हैं आपको। देखिए फ्रेशर पार्टी टुनाइट कम लेट्स सिंग, ठीक है, कम लेट्स सिंग एंड कॉल सीनियर्स एंड हैव फन। हाँ इस टाइप से एक ट्रिक मेरे को याद आ रही है, जैसे कभी ऐसे याद करा हो, है ना। तो ये इस टाइप से याद कर सकते हो। फ्रेशर पार्टी टुनाइट कम लेट सिंग एंड कॉल सीनियर एंड हैव फन। तो एफ से फिब्रिनोजन, पी से प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर नंबर 2, फैक्टर नंबर 1 फिब्रिनोजन, 2 प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर नंबर 3 थ्रोम्बोप्लास्टिन, फैक्टर नंबर 4 कैल्शियम, फैक्टर नंबर 5 लेबाइल, 6 नहीं होता, 7 स्टेबल फैक्टर या प्रो कन्वर्टिन, फैक्टर नंबर 8 आपका एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, फैक्टर नंबर 9 क्रिसमस फैक्टर या एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी, फैक्टर नंबर 10 स्टुअर्ट पावर, फैक्टर नंबर 11 एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी, फैक्टर नंबर 12 हेगमैन फैक्टर, फैक्टर नंबर 13 फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ओके तो हाँ सही है, इस ट्रिक से याद कर सकते हैं हम। फ्रेशर पार्टी टुनाइट कम लेट सिंग एंड कॉल सीनियर एंड हैव फन। तो ये क्लोटिंग फैक्टर को आप इससे याद कर सकते हो। ओके समझ आ गया। तो अभी फैक्टर नंबर 10 आपसे पूछा हुआ था, तो आप इसमें देखेंगे तो 10 पे आपका स्टुअर्ट पावर फैक्टर आ गया। स्टुअर्ट 9 पूछा हुआ था हमसे, तो है ना क्रिसमस फैक्टर, हाँ क्रिसमस फैक्टर पूछा हुआ था। बाकी 10 स्टुअर्ट पावर भी है, 11 एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी, हेगमैन फैक्टर, फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो अभी मेरे हिसाब से क्वेश्चन आएगा तो आप बना दोगे उसको, है ना। ओके समझ आ गया। नेक्स्ट है लिम्फोसाइट अकाउंट फॉर व्हाट परसेंटेज ऑफ ल्यूकोसाइट्स इन
नॉर्मल अडल्ट। तो मैंने आपको जो ल्यूकोसाइट्स आपके डब्ल्यूबीसीज के परसेंटेज बताए थे कि भाई न्यूट्रोफिल्स कितना है, लिम्फोसाइट्स कितना है, मोनोसाइट्स कितना है, सारे है ना। तो लिम्फोसाइट्स का पूछा हुआ है। लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आपके किस में आते हैं? ए ग्रैनुलोसाइट्स में आते हैं। किस में आते हैं? ए ग्रैनुलोसाइट्स में आते हैं। तो 15, 30, 60 या 90। तो लिम्फोसाइट का परसेंटेज हमारा होता है ऑप्शन बी हो जाएगा, जो 30% होता है। तो हमने देखे थे ल्यूकोसाइट्स आपके डब्ल्यूबीसीज होते हैं, तो इसमें आपसे लिम्फोसाइट का पूछा 25 to 30% होता है। बाकी जो है आपके सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स होते हैं, उसके बाद लिम्फोसाइट्स। इसको आप नल मब से याद कर सकते हो, नल मब, है ना। सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स होते हैं, उसके बाद आपके लिम्फोसाइट्स 25 to 30% होते हैं, फिर मोनोसाइट्स 5 to 10% होते हैं, फिर आपके इओसिनोफिल्स 1 to 4%, बेसोफिल्स 0 to 1%। ओके, तो इस तरीके से सबसे ज़्यादा आपका न्यूट्रोफिल्स होती है, सबसे कम जो होती है हमारी बेसोफिल्स होती है। सबसे ज़्यादा भी ग्रैनुलोसाइट है, सबसे कम भी ग्रैनुलोसाइट ही है। ओके, तो नल मब से इसको याद कर लेना, है ना। नेक्स्ट है इरिथ्रोपोइटिन इज प्रोड्यूस्ड बाय। इरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन होता है जो इरिथ्रोपोइसिस कराएगा। इरिथ्रोपोइसिस मतलब कि आरबीसीज की फॉर्मेशन, है ना। तो हमारा जो बोन मैरोज में आरबीसीज बनती है ना, आरबीसीज की फॉर्मेशन को इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। और जो हार्मोन इसको स्टिमुलेट करे, आरबीसी की प्रोडक्शन को, इरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करे, दैट इज इरिथ्रोपोइटिन। नाम से क्लियर हो रहा है ना। तो लीवर, लंग्स, बोन मैरो, किडनी, तो इरिथ्रोपोइटिन जो है हमारा किडनी से प्रोड्यूस होता है, किडनी। ओके, इरिथ्रोपोइटिन कह रहे ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन होता है, नेचुरली प्रोड्यूस्ड बाय पेरिट्यूबुलर सेल्स ऑफ द किडनी दैट स्टिमुलेट आरबीसीज की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, इरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट, लिम्फोसाइट कॉन्स्टिट्यूट -% ऑफ सर्कुलेटिंग डब्ल्यूबीसीज। तो डब्ल्यूबीसीज का भी हमने देखा नल मब, है ना। तो न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा थी, फिर उसके बाद थी हमारे लिम्फोसाइट्स, है ना। न्यूट्रोफिल्स के बाद लिम्फोसाइट्स अभी तो देखी 25 to 30%, है ना। 25 से 30% देखी थी आपने। फिर मोनोसाइट, फिर इओसिनोफिल, सबसे कम बेसोफिल्स 0 to 1% बेसोफिल्स थी, 1 से 4% आपकी जो है इओसिनोफिल्स थी, है ना। तो लिम्फोसाइट्स तो सेकंड नंबर पे आ रही थी, तो 40 to 60 नहीं होती, 1 to 3, 2 to 10 नहीं होगी, 20 to 40 हो जाएगा, क्योंकि आपने 25 to 30% देखा था, तो उसके नियर अबाउट यही ऑप्शन जच रहा है, ऑप्शन डी, है ना। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स डज नॉट कंटेन डीएनए। डीएनए देखिए आपका जो है किस में प्रेजेंट नहीं होता। डीएनए जो हमारे सेल होता है, सेल में सबसे लार्जेस्ट जो ऑर्गेनल जो होता है न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है ना। तो डीएनए किस में प्रेजेंट नहीं होता। एन ई न्यूक्लिएटेड ओवम, हेयर रूट, मैच्योर आरबीसी, मैच्योर स्पर्मेटोजोआ। तो देखिए मैच्योर जो हमारे आरबीसीज होते हैं ना, मैच्योर आरबीसीज में डीएनए प्रेजेंट नहीं होता। ओके, ऑप्शन हीमोग्लोबिन ही होता है, आरबीसी सारा का सारा हीमोग्लोबिन से ही बना हुआ है। जैसे विच वन ऑफ दीज ल्यूकोसाइट इज प्रेजेंट इन मेजर कंसंट्रेशन। तो अभी तो बताया नल मब, मेजर कंसंट्रेशन किसका है? नल मब में न्यूट्रोफिल्स का ही तो है, जो हमारा ग्रैनुलोसाइट्स में आता है। ल्यूकोसाइट्स क्या होती है? डब्ल्यूबीसीज होती है। डब्ल्यूबीसीज में आपके ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं, ए ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं, है ना। ग्रैनुलोसाइट्स में आपका जो सबसे ज़्यादा है, मतलब ल्यूकोसाइट्स ओवरऑल, वो हमारा न्यूट्रोफिल्स ही है। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यूट्रोफिल्स। 65 to 70% आप लोगों ने देखा था ना। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी इज द न्यूट्रोफिल विच इज द इमीडिएट रेस्पॉन्स सेल्स एंड अकाउंट फॉर 55 to 70% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट। ओके, तो डब्ल्यूबीसी को आपने ल्यूकोसाइट्स कहा, ग्रैनुलोसाइट्स, ए ग्रैनुलोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स का परसेंटेज, न्यूट्रोफिल्स सबसे ज़्यादा 60 to 70%, इओसिनोफिल्स 1 to 4, बेसोफिल्स 0 to 1, फिर लिम्फोसाइट्स 25 to 30 और मोनोसाइट्स 5 to 10%। नलमब याद रखना, काम आएगा, बहुत काम आएगा। नलमब है ना, नलमब से ही मैंने तो याद करा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, याद हो जाता है। न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा 60 to 70% हो गया, उससे कम है लिम्फोसाइट्स 25 to 30%, सबसे कम है बेसोफिल्स 0 to 1% और इओसिनोफिल्स 1 to 4%। और जो आपका मोनोसाइट्स बच गया वो लगा दो कितना, 5 to 10%। याद कर लेना भाई इसको, क्वेश्चन क्या पता आ जाए। नेक्स्ट है डिजीज इन विच पेशेंट ब्लड डज नॉट क्लोट ईजिली। पेशेंट का ब्लड क्लोट नहीं होता, है ना, मतलब कि कोई ना कोई क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी हो रही है, तभी तो ब्लड की क्लोटिंग नहीं हो पा रही, है ना। तो वो डिजीज बता दो।
हीमोफीलिया, रेबीज, डायबिटीज, सिकल सेल एनीमिया। तो ये हीमोफीलिया होता है जो अभी हमने देखी, हीमोफीलिया ए, बी, सी, क्लोटिंग फैक्टर 8, 9, 11 की डेफिशिएंसी से वही हीमोफीलिया है ये। ऑप्शन ए। जैसा ब्लड ग्रुप दैट कंटेन नो एंटीबॉडी, ऐसा ब्लड ग्रुप जिसमें कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है, मतलब कि एंटीजन तो मेरे हिसाब से दोनों होंगे इसमें ना, एंटीबॉडी एक भी प्रेजेंट नहीं है, ऐसा ब्लड ग्रुप बताना है। नो एंटीबॉडी, एक भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है इसमें। एंटीजन्स तो ए और बी दोनों एंटीजन्स हैं, एंटीबॉडी नहीं है। आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन्स तो है बट प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। तो कौन सा है हमारा ब्लड ग्रुप? तो देखिए ए बी ओ ए बी, तो हमारा ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है इसमें एंटीजन्स तो ए और बी दोनों प्रेजेंट हैं लेकिन एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती इसमें। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, ए बी ब्लड ग्रुप होता है ये। ब्लड ग्रुप ए पी में ए और बी दोनों एंटीजन्स है बट एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती प्लाज्मा में। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, आरबीसी की फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या कहा आपने? बोन मैरो में जो आरबीसी बनती हैं, आरबीसी की प्रोडक्शन को, आरबीसी का फॉर्मेशन का प्रोसेस है, दैट इज नोन एज इरिथ्रोपोइसिस, है ना। इरिथ्रोसाइट्स आरबीसीज के लिए वर्ड यूज करते हो, इरिथ्रोसाइट्स, है ना। तो आरबीसीज के बनने की जो प्रोसेस है दैट इज इरिथ्रोपोइसिस, और हार्मोन इसको स्टिमुलेट करेगा दैट इज इरिथ्रोपोइटिन, जो हमारे किडनी से जो प्रोड्यूस होता है ना। ऑप्शन सी मेरे हिसाब से समझ में आ गया आपको। बाकी नेक्स्ट, नॉर्मल रेटिकुलोसाइट काउंट ऑफ ब्लड, ब्लड का नॉर्मल रेटिकुलोसाइट काउंट कितना होता है? 1 to 2%, 5, 10 या 15%। तो ये होता है 1 से 2% होता है रेटिकुलोसाइट काउंट। कितना होता है? 1 से 2%। कह रहे रेटिकुलोसाइट काउंट क्या होता है? परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन योर ब्लड सैंपल। कह रहे तुम्हारा ब्लड सैंपल जो है उसमें आरबीसीज का टोटल नंबर का परसेंट कितना है, आरबीसीज का टोटल नंबर जो है वो कितना परसेंट है, दैट इज रेटिकुलोसाइट काउंट होता है। 1 से 2% इसमें लिखा हुआ है ना, 1 to 2%। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ ब्लड क्लोटिंग फैक्टर कितने होते हैं? वैसे तो आप पढ़ते हो 1 से लेके जाते हो उनको 13 तक, लेकिन बीच में एक मिसिंग भी था 6 नंबर का आई थिंक, है ना। तो टोटल कितने हो गए? वैसे आंसर में इसमें 13 ही आपका हो गए, ऑप्शन बी हो जाएगा 13। नेक्स्ट, ऑनकोटिक प्रेशर ऑफ प्लाज्मा इज मेंटेन्ड बाय, है ना। तो प्लाज्मा का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ना ये, तो इसको मेंटेन करता है हमारा एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो होता है ना, एल्ब्यूमिन जो होता है ना, ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है उसे मेंटेन करता है। नेक्स्ट है विटामिन के सिंथेसिस इज डन बाय, विटामिन के की सिंथेसिस, विटामिन के देखिए ब्लड की कोएगुलेशन में हेल्प करता है, ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करता है। 2, 7, 9, 10, 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो इसकी सिंथेसिस डन बाय लीवर में होती है, ब्लड वेसल्स, स्किन या कोलोनिक बैक्टीरिया। तो हमारे कोलोनिक बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है विटामिन के की सिंथेसिस के लिए। ओके, नेक्स्ट, सेल्स दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन से सेल्स होते हैं? प्लेटलेट्स तो ब्लड की क्लोटिंग के लिए रहेंगे ये प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स जिन्हें कहते हैं, थ्रोम्बोसिस कराएंगे, ब्लड का क्लोट फॉर्मेशन कराएंगे प्लेटलेट्स, है ना। ब्लड की क्लोट फॉर्मेशन प्लेटलेट्स की वजह से ही होता है ना। प्लेटलेट एग्रीगेट होते हैं, क्लोट बनता है, प्लेटलेट के एग्रीगेट को स्टिमुलेट कर थ्रोम्बोक्सेन्स, थ्रोम्बोक्सेन्स प्लेटलेट को एग्रीगेट कराते हैं, है ना। और आपके प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन जो थे एग्रीगेशन को इनिबिट करा रहे थे, मैंने आपको ये भी सिखाया है। आई से इनिबिशन, ए से एग्रीगेशन याद रखते हैं, है ना। तो कह रहे इसमें पूछा है एंटीबॉडी का प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल बताना है आपने। रेड ब्लड सेल से दिया है प्लाज्मा या फिर आपके डब्ल्यूबीसीज, तो आपके डब्ल्यूबीसीज हो जाएंगे ना, हमारी बॉडी के सोल्जर सेल्स होती है ना, हमारी बॉडी को कोई भी इन्फेक्शन से फाइट करना होता है, डिजीज कोजिंग माइक्रो से फाइट करना है ना। तो एंटीबॉडी कौन प्रोड्यूस करेगा? हमारे डब्ल्यूबीसीज ही तो करेंगे ना, ऑप्शन डी। जैसे यूनिवर्सल ब्लड डोनर, तो डोनर तो आप पढ़ते हो कि ओ वाला डोनर होता है, ए बी वाला रिसीवर होता है, यूनिवर्सल डोनर ओ वाला होता है। ओ वाला डोनर दे तो सबको देगा, ओ वाले को, ए बी वाले को, ए वाले को और बी वाले को, सबको दे देगा, लेकिन लेगा किससे? सिर्फ ओ वाले से ही ले सकता है ये यूनिवर्सल डोनर होता है ओ वाला। इतना पता है, बट इतना पता होने से आंसर निकल के नहीं आ रहा। अभी ओ में भी आपको पता होना चाहिए आर पॉजिटिव है या आर नेगेटिव, कौन सा है ओ वाला, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ओ का जो आपका नेगेटिव होता है ना, वो यूनिवर्सल जो होता है डोनर होता है, ओ नेगेटिव होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा ओ नेगेटिव। जैसे लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी तो बताया था मैंने आपको तीनों का, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का। तो आरबीसी का 120 डेज लाइफ स्पैन होता है, और याद रखना मैच्योर आरबीसीज में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ये आरबीसी है इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है ना। जैसा ESR स्टैंड्स फॉर, ई से इरिथ्रोसाइट्स होता है, इमल्शन
इलेक्ट्रोलाइट एस्टिमेट नहीं होता, इरिथ्रोसाइट से ये आंसर निकल के आ गया। इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट होता है ESR। प्लेटलेट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, प्लेटलेट कहाँ प्रोड्यूस होती है, तो हमारी आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स हमारे बोन मैरो में ही बनती है, ब्लड की सारी सेल्स ही है ना, तो लिम्फ नोड, स्प्लीन, बोन मैरो या लीवर, तो बोन मैरो हो जाएगा, बोन मैरो में बनती है। प्लेटलेट्स आर मेड इन अवर बोन मैरो, बोन मैरो जो होता है, जो लॉन्ग बोन्स होती है उनके अंदर जो होलो स्पेस होता है उसे बोन मैरो कहते हैं। बोन मैरो कहते हैं स्पॉन्ज लाइक टिश्यू इनसाइड अवर बोन्स। बोन मैरो कंटेन्स स्टेम सेल्स दैट डेवलप इनटू आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। जैसे 3 मेन फंक्शंस ऑफ मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स जो है हमारा, जो एक टाइप की डब्ल्यूबीसीज होती है ना, डब्ल्यूबीसीज में आपने एक ग्रैनुलोसाइट्स देखी थी, उसमें लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आई थी, है ना। तो कह रहे 3 मेन फंक्शंस मोनोसाइट्स के, फैगोसाइटोसिस, एंटीजन प्रेजेंटेशन, साइटोकाइन प्रोडक्शन या ओल। तो 3 मेन में तीनों ही दिए हुए हैं मोनोसाइट्स के। फैगोसाइटोसिस करती है ये, और एंटीजन प्रेजेंटेशन और साइटोकाइन प्रोडक्शन। नेक्स्ट है डिजीज करेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इन ब्लड। अगर ब्लड में प्लेटलेट्स का नंबर ज़्यादा हो जाए तो कौन सी डिजीज होगी ये? लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया वर्ड जो है प्लेटलेट्स के ज़्यादा होने से नहीं होगा। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया भी नहीं होगा। थ्रोम्बोसाइटोपीनिया, पीनिया वर्ड कमी के लिए होता है, अगर प्लेटलेट्स कम हो जाएंगी तो आप कहोगे थ्रोम्बोसाइटोपीनिया। पीनिया मतलब का क्या हो गया? डिक्रीज के लिए। थ्रोम्बोसाइदीमिया वर्ड यूज करो इसके लिए, अगर आपका प्लेटलेट्स का नंबर ज़्यादा हो गया, थ्रोम्बोसाइदीमिया, ऑप्शन डी, है ना। हायर देन नॉर्मल प्लेटलेट काउंट इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोसिस भी कह सकते हो, थ्रोम्बोसाइदीमिया भी। नेक्स्ट है विच ब्लड सेल कंटेन हिस्टामिन एंड हिपेरिन। कौन से ब्लड सेल्स होते हैं जिनमें हिस्टामिन जो होता है, हिपेरिन दोनों प्रेजेंट है? बेसोफिल्स में, इओसिनोफिल्स, आरबीसीज या फिर आपका नन। तो बेसोफिल्स होती है जिनमें हिस्टामिन प्रेजेंट होता है, साथ में हिपेरिन भी होता है। क्लोटिंग फैक्टर नंबर 12, तो क्या बताया था आपको? फ्रेशर पार्टी टुनाइट, कम लेट्स सिंग, एंड कॉल सीनियर, एंड हैव फन, है ना। तो आपसे 12 वाला पूछा है, ये वाला बताओ। हेगमैन फैक्टर है तो एच से देखिए हेगमैन लग रहा है आपको, है ना, ऑप्शन ए ही। बाकी कैल्शियम वाला कहाँ पर था? ये 4 वाला कैल्शियम, कैल्शियम हो गया 4 वाला, 4 के लिए ऐसे लिखेंगे ना। लेबाइल ये 5 वाला, ये 5 वाला लेबाइल हो गया, है ना। तो इस टाइप से आप इसको कर लेना, हो जाएगा ये, है ना। नेक्स्ट कंडीशन इन विच WBC इज सिग्निफिकेंटली लोअर देन द रेफरेंस रेंज। WBC का नंबर जो है नॉर्मल से कम हो जाए, कम के लिए पीनिया वर्ड बताया था, पैनसाइटोपिनिया। ल्यूकोसाइटोसिस तो ज़्यादा के लिए, साइटोसिस ज़्यादा के लिए, ल्यूकोसाइट्स का नंबर ज़्यादा हो जाए, WBC ज़्यादा हो जाए तो ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोपीनिया, पीनिया कमी के लिए, WBC कम हो गई तो ल्यूकोपीनिया। न्यूट्रोपीनिया, है ना। तो आपका ऑप्शन सी हो गया मेरे हिसाब से, कंडीशन इन विच WBC सिग्निफिकेंटली लोअर देन रेफरेंस रेंज, ल्यूकोपीनिया, ऑप्शन सी। देखिए आरबीसी ज़्यादा हो जाएंगी तो पोलीसाइदीमिया, WBC कम हो गई ल्यूकीमिया, ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोसाइटोसिस WBC का जो काउंट ज़्यादा हो जाए, नॉर्मल आप पढ़ते हो 8,000 to 11,000 क्यूबिक पर mm होता है, बट ज़्यादा 11,000 से ज़्यादा हो जाए ल्यूकोसाइटोसिस। और ल्यूकीमिया मतलब कि जो कैंसर के केस में बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल हाई काउंट ऑफ WBCs। जैसे कलर ऑफ आरबीसी इज रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, आरबीसी जो होती है रेड होती है, क्यों होती है? किसकी प्रेजेंस की वजह से होती है? क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन, नन। तो हमारा हीमोग्लोबिन जो होता है इसकी वजह से आरबीसी का कलर क्या होता है? रेड होता है। ओके, आरबीसी कह रहे हैं रेड cells contain, red blood cells contain special protein hemoglobin which help carry oxygen from lungs to the rest of the body, है ना। तो आरबीसी ऑक्सीजन कैरी करती है, पढ़ते हो आरबीसी जो ब्लड की कौन सी सेल्स होती हैं जो ऑक्सीजन कैरी करती है? तो आरबीसी होती हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन हेल्प करता है ऑक्सीजन कैरी करने में लंग्स से रेस्ट ऑफ द बॉडी, एंड देन रिटर्न कार्बन डाइऑक्साइड को रिटर्न करती हैं फ्रॉम बॉडी से लंग्स में, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके जाती हैं ताकि उसको एक्सहेल कर सके, है ना। ब्लड अपीयर रेड बिकॉज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स विच गेट देयर कलर फ्रॉम हीमोग्लोबिन। ओके, विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ, विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड डेफिशिएंसी से क्या होता है? मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। तो किसके लिए यूज करोगे इनको?
इसके लिए ही मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की ट्रीटमेंट के लिए ही यूज़ करेंगे इनको। ओके, बाकी माइक्रोसिटिक में जो हमारी आरबीसीज का साइज स्मॉल हो जाएगा, माइक्रो, है ना। सिकल सेल में आरबीसी सिकल शेप हो जाती है। ए प्लास्टिक में बोन मैरो सप्रेशन की वजह से होता है ए प्लास्टिक एनीमिया। जैसे मैक्रोसाइटिक एनीमिया, वही मैक्रोसाइटिक या मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ साइनोकोबालामिन, फोलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड या पायरोक्सिन। तो फोलिक एसिड हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, वही आरबीसी की फॉर्मेशन की प्रोसेस। इरिथ्रोपोइसिस रिपीट हो गया क्वेश्चन, है ना, ऑप्शन सी, है ना। और इसमें देखिए एपोप्टोसिस क्या होता है, जो टर्म इसमें दी हुई है एपोप्टोसिस, कह रहे हैं एपोप्टोसिस का मतलब होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ, ए टाइप ऑफ सेल डेथ इन विच सीरीज ऑफ मॉलिकुलर स्टेप्स इन ए सेल लीड्स टू इट्स डेथ। प्रोग्राम्ड सेल डेथ कहेंगे एपोप्टोसिस को। हीमोडायलिसिस मशीन होती है, फिल्टर करती है वेस्ट, सोल्ट एंड फ्लूइड फ्रॉम योर ब्लड व्हेन योर किडनी आर नो लॉन्गर हेल्दी एनफ टू डू दिस वर्क। जब किडनी ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाती तो हीमोडायलिसिस के थ्रू जो है ब्लड को फिल्टर किया जाता है। नेक्स्ट, एवरेज नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इन 1 क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। तो प्लेटलेट्स हम पढ़ते हैं 1.5 लाख से 4 लाख तक, इस टाइप से पढ़ते हैं 1.5 लाख टू 4 लाख तक, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग एवरेज नंबर हमारा 3.5 लाख हो जाएगा। नेक्स्ट, आरबीसीज कितनी होती है, प्लेटलेट्स तो आपने 3.5 लाख पढ़ ली, आरबीसीज आपकी मिलियंस में होते हैं, 4.5 टू 5.5 मिलियंस पर mm3, मिलियंस में आपके पास आरबीसीज है ना। और वुमेन में 3.5 टू 5.5 मिलियंस पर mm3। द कलर ऑफ द लेबल यूज टू डिनोट द ब्लड ग्रुप बी। ब्लड ग्रुप बी जो ब्लड ग्रुप है उसको डिनोट करेगा, कौन से कलर का लेबल से डिनोट करेंगे ब्लड ग्रुप बी को, पिंक, येलो, ब्लू या वाइट। तो ऑप्शन जो है ए हो जाएगा पिंक, ब्लड ग्रुप बी को पिंक कलर से डिनोट किया जाएगा। ए के लिए येलो कलर, येलो लेबल होगा ब्लड ग्रुप ए के लिए, ब्लड ग्रुप बी के लिए पिंक, ओ के लिए ब्लू होगा, ओ ब्लू, ए बी वाइट। ओके, याद रखोगे, ए बी के लिए क्या है वाइट, ओ के लिए ब्लू और बी के लिए क्या है पिंक है, ए के लिए क्या है येलो। ओके, नेक्स्ट, प्लाज्मा हैज वाटर टू द एक्सटेंट ऑफ। तो हमने देखा था ब्लड जो है उसमें हमारा प्लाज्मा होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट मतलब कि आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स होते हैं, है ना। प्लाज्मा में मोस्टली वाटर होता है, 80 टू 90% तक प्लाज्मा में वाटर होता है। तो कितना होता है 90% तक हो जाएगा, ऑप्शन डी, है ना। नेक्स्ट, ब्लड, देखिए ब्लड के बारे में लिखा, ब्लड इज ए स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड। इसके 4 कंपोनेंट्स हैं, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, हमें पता है। ब्लड इज ए मिक्सचर ऑफ अबाउट, देखिए ब्लड में ना 55% प्लाज्मा होगा और 45% सेल्स होती हैं, मतलब प्लाज्मा ज़्यादा है, 55% है, 45% ब्लड के सेल्स है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। फिर लिक्विड कंपोनेंट ब्लड का प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा विच कॉन्स्टिट 55% ऑफ बॉडी फ्लूइड इज मोस्टली वाटर, 92% लगभग प्लाज्मा में वाटर होता है। और इसमें प्रोटीन्स, ग्लूकोज, मिनरल आयंस, हार्मोन्स, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लाज्मा बीइंग द मेन मीडियम फॉर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ट्रांसपोर्टेशन एंड ब्लड सेल्स देमसेल्फ। एल्ब्यूमिन मेन प्रोटीन होता है हमारे प्लाज्मा में, फंक्शंस टू रेगुलेट द कोलोइडल ऑस्मोटिक, जो ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करता है हमारा एल्ब्यूमिन प्रोटीन, है ना। जैसे एपिथीलियम विच फॉर्म्स द इनर वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, की इनर वॉल में कौन सा एपिथीलियम होता है, तो हमारा जो इनर वॉल होती है ना वो एंडोथीलियम की बनी होती है, एंडोथीलियम। एंडोथीलियम क्या होता है हमारा स्क्वैमस एपिथीलियम होता है, स्क्वैमस जिसमें फ्लैट सेल्स होती है ना। तो सिंपल स्क्वैमस होता है जिसमें एक ही सेल की लाइनिंग होती है, एंडोथीलियम इसे कहा जाता है। और ये ब्लड वेसल्स की इनर लाइनिंग में हमारे जो लिम्फेटिक कैपिलरीज होती है उनकी लाइनिंग में भी यही होता है ना, ताकि डिफ्यूजन अच्छे से हो सके, है ना। तो स्क्वैमस क्यूबोइडल सिलिएटेड नन, तो ये स्क्वैमस एपिथीलियम विच फॉर्म द इनर वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स इज स्क्वैमस एपिथीलियम, ऑप्शन ए। फिर एंडोथीलियम इज ए टर्म used to describe simple squamous epithelium that lines the blood vessels. Endothelium is a thin layer of cells that lines the interior surface of blood vessels. तो ये एंडोथीलियम ही क्या है हमारा स्क्वैमस एपिथीलियम है। नेक्स्ट, कैंसर ऑफ बोन मैरो सेल्स इन अ टिपिकल केस ऑफ विच टाइप ऑफ कैंसर, बोन मैरो का कैंसर है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक, परनीशियस, ल्यूकीमिया। तो ये हो जाएगा हमारा क्या ल्यूकीमिया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, हेमाटूरिया इज प्रेजेंस ऑफ डैश इन यूरिन,
यूरिन में किसकी प्रेजेंस है, हीमाट्यूरिया। एपिथेलियल सेल्स, आरबीसीज, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसीज। तो हमारा जो आरबीसीज ब्लड में आ जाएंगी तो इसका मतलब उसको क्या टर्म यूज करोगे, आरबीसीज, प्रेजेंस ऑफ आरबीसीज इन द ब्लड इज नोन एज हीमाट्यूरिया, है ना। जैसा हिमाटोक्रिट मेजर परसेंटेज ऑफ, तो हिमाटोक्रिट किसको मेजर करेगा, किसका परसेंट है, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, आरबीसी। तो हिमाटोक्रिट जो है हमारा आरबीसी का कितना परसेंट होता है, वो होता है आरबीसी का जो परसेंट होता है उसको मेजर करता है हिमाटोक्रिट। हिमाटोक्रिट परसेंट ऑफ रेड सेल्स इन योर ब्लड। नॉर्मल लेवल ऑफ हिमाटोक्रिट मैन के लिए होता है 41 to 50% और नॉर्मल लेवल वुमेन के लिए 36 to 48%। रेड ब्लड सेल्स अपीयर नॉर्मल इन एन, आरबीसीज नॉर्मल होती है किसमें, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपर ऑस्मोटिक। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस में आरबीसीज नॉर्मल होंगी, है ना, ऑप्शन बी। और आरबीसी को अगर आपने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया तो वो स्वेल होकर रप्चर हो जाएंगे हाइपरटोनिक में, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में श्रिंक हो जाएंगे आरबीसीज। ओके, नेक्स्ट, विच वन ऑफ दीज ग्रुप इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। यूनिवर्सल डोनर तो ब्लड ग्रुप वो देखा, यूनिवर्सल रिसीवर जो सबसे ले सकता है, यूनिवर्सल रिसीवर वो होता है ए बी। ए बी वाला क्या है, यूनिवर्सल रिसीवर है। ओ वाला यूनिवर्सल डोनर है। ओके, नेक्स्ट, क्लोटिंग ऑफ ब्लड इज ड्यू टू, ब्लड की क्लोटिंग में आपकी प्लेटलेट्स हेल्प करती हैं, थ्रोम्बोसाइट्स जिन्हें कहते हो, थ्रोम्बोसिस ब्लड की क्लोटिंग कराती है। तो क्लोटिंग ऑफ ब्लड इज ड्यू टू ब्लड प्लेटलेट्स, है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। जैसा ऑल आर ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट्स, तो ल्यूकोसाइट्स जो आपके डब्ल्यूबीसीज होती है, ग्रैनुलोसाइट्स होती है, ए ग्रैनुलोसाइट्स होती है। ए ग्रैनुलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आती हैं। ग्रैनुलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल्स आती हैं, बेसोफिल्स आती है और ईओसिनोफिल्स आती है ना। तो न्यूट्रोफिल, ईओसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट्स नहीं आएंगी ग्रैनुलोसाइट्स में, लिम्फोसाइट्स हमारी ए ग्रैनुलोसाइट्स में आती हैं। मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट इन साइज, साइज सबसे बड़ा किसका है, मोनोसाइट्स का, बेसोफिल्स का, लिम्फोसाइट्स का, न्यूट्रोफिल्स का। लार्जेस्ट होती है साइज में हमारी मोनोसाइट होती है, ऑप्शन ए। जैसे हिमाटोपोइसिस टेक प्लेस इन लंग्स में, पैंक्रियाज, लीवर या बोन मैरो। तो हिमाटोपोइसिस जो है हमारा बोन मैरो में ही होगा, है ना। इन वेरियस सेल्स ऑफ ब्लड आर मेड इन द बोन मैरो में बनती है सारी सेल्स। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हिमाटोपोइसिस, विच इंक्लूड इरिथ्रोपोइसिस, मतलब कि जो आरबीसीज का प्रोडक्शन है। तो हिमाटोपोइसिस मतलब कि सारे की सारी जो ब्लड की सेल्स है, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनकी फॉर्मेशन को कलेक्टिवली हिमाटोपोइसिस कह दिया, जिसमें क्या क्या इंक्लूड है, इरिथ्रोपोइसिस आरबीसीज का प्रोडक्शन, है ना। फिर कह रहे हैं माइलोपोइसिस प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स को आपने माइलोपोइसिस कहा। तो हिमाटोपोइसिस में आपका इरिथ्रोपोइसिस भी आ गया, माइलोपोइसिस भी आ गया। नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के लीड्स टू, विटामिन के ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प कर रहा है। अब विटामिन के की डेफिशिएंसी से क्या होगा, डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग, हेमरेज हो जाएगा, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। तो डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग ऑप्शन ए में दिया है ना। बाकी डर्मेटाइटिस, स्कर्वी विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। प्लाज्मा प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड कोएगुलेशन, कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन है जो रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ब्लड के कोएगुलेशन के लिए। जो ब्लड का कोएगुलेशन होता है, ब्लड का क्लोट होता है, क्लोट बनता है, कोएगुलेट होता है ब्लड, तो उसमें कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल है, फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, सीरम अमाइलेज, एल्ब्यूमिन। तो किसमें कौन सा होगा, फिब्रिनोजन से फिब्रिन बनता है ना, है ना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, फिब्रिनोजन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे ब्लड ग्रुप वॉज डिस्कवर्ड बाय, तो ब्लड ग्रुप है ना जो ए बी ओ, तो ये किसने डिस्कवर करे, रॉबर्ट कोच, लैंड स्टीनर, विलियम हार्वे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो लैंड स्टीनर जो है ना इन्होंने डिस्कवर करे, ऑप्शन बी। जैसे साइट ऑफ टी सेल मैच्योरेशन, तो टी सेल्स कहाँ मैच्योर होती हैं, बी सेल्स, टी सेल्स पढ़ते हो, टी सेल कहाँ मैच्योर होंगी, थाइमस, थायराइड, बोन मैरो, पैराथायराइड। तो ये टी सेल्स जो है हमारे थाइमस में मैच्योर होती है, कहाँ पर, थाइमस, ऑप्शन ए। जैसे ईच हीमोग्लोबिन कंटेन 4 एटम ऑफ, कह रहे एक हीमोग्लोबिन जो है उसमें 4 एटम किसके हैं, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, मैग्नीशियम। तो एक हीमोग्लोबिन में 4 आयरन के जो है एटम प्रेजेंट है, आयरन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेम द एंटीजन प्रेजेंट ऑन द आरबीसी ऑफ ए पर्सन विद ब्लड ग्रुप ओ। अब ओ ब्लड ग्रुप वाला पर्सन है तो उसके आरबीसी के ऊपर कौन सा एंटीजन है ना। तो देखिए ए बी वाला जो था इसमें तो ए और बी दोनों एंटीजन थे और एंटीबॉडी कोई भी नहीं थी, एंटीबॉडी
है ना। अब ओ वाला जो है इसमें ना एंटीबॉडी दोनों होगी लेकिन एंटीजन कोई भी प्रेजेंट नहीं होगा। तो यही पूछा है कि एंटीजन कौन सा होगा, तो इसमें नीदर ए नॉर बी, ना तो ए होगा ना बी होगा, बोथ ही एंड बी, दोनों अगर एंटीजन्स होते तो वो हमारा ए बी ब्लड ग्रुप होता है जिसमें ए और बी दोनों एंटीजन्स होते हैं, है ना। ए एंटीजन होगा तो ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन बी एंटीबॉडी, बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन ए एंटीबॉडी। तो एक भी एंटीजन नहीं है तो मतलब कि ओ ब्लड ग्रुप कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता आरबीसी के सरफेस पर। क्लियर है, ऑप्शन डी। देखिए रेड ब्लड सेल्स ऑफ इंडिविजुअल कंटेन एंटीजन ऑन देयर सरफेस दैट कोरस्पॉन्ड टू देयर ब्लड ग्रुप। ए पर्सन विद ब्लड ग्रुप ओ डज नॉट कंटेन एंटीजन ए और बी ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, है ना। ब्लड ग्रुप ए बी वाले में कह रहे हैं नो एंटीबॉडी इन इट्स सीरम, है ना। ब्लड ग्रुप ए बी वाला जो है उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती, जबकि ब्लड ग्रुप ओ वाले में एंटीजन नहीं होता कोई भी। तो ये लिखा हुआ है ग्रुप ए के लिए ए एंटीजन होगा आरबीसी की सरफेस पे, एंटीबॉडी बी होगी सीरम में। ब्लड ग्रुप बी में बी एंटीजन होगा आरबीसी की सरफेस पे, एंटीबॉडी ए होगी सीरम में। ए बी वाले में ए और बी दोनों एंटीजन है आरबीसी की सरफेस पर, एंटीबॉडी नहीं है, ये एक भी प्रेजेंट नहीं है, ना ए ना बी। और ओ वाले में क्या है, एंटीजन तो ए और बी दोनों ही नहीं है लेकिन एंटीबॉडी प्रेजेंट है दोनों ए और बी। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कार्पासेल्स इज कॉल्ड। ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या कहोगे? हिमोलिसिस, हिमोजोइन, हिमोपोइसिस, हिमोटोल। तो हिमोपोइसिस, पोइसिस मतलब कि किसी भी चीज़ की बनने की प्रोसेस, पोइसिस जैसे कि इरिथ्रोपोइसिस, है ना। तो हिमाटोपोइसिस जो आपकी ब्लड सेल्स आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी हैं, प्लेटलेट्स हैं, इनके बनने की प्रोसेस को कलेक्टिवली हमने हिमोपोइसिस कहा, है ना। नेक्स्ट है व्हाट प्रिवेंट द क्लोटिंग ऑफ ब्लड इनसाइड ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड का क्लोट ना बने। हमारा ब्लड जो ब्लड वेसल्स में फ्लो कर रहा है तो वहाँ पर भाई प्लेटलेट्स तो ब्लड को क्लोटिंग कराएंगी लेकिन ब्लड क्लोट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ब्लड के अंदर एक एंटीकोएगुलेंट प्रेजेंट है, नेचुरल एंटीकोएगुलेंट है, वो हमारा कौन सा? हिपैरिन प्रेजेंट है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हिपैरिन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन कोएगुलेशन के प्रोसेस में कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन इन्वॉल्व होता है कोएगुलेशन में? भाई एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन, अमाइलेज। तो अभी देखा था हमने फिब्रिनोजन था, है ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच ब्लड ग्रुप डज नॉट हैव एंटीजन। आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन नहीं है, एंटीजन नहीं है। तो ए बी वाले में ए और बी एंटीबॉडी दोनों थी बट एंटीजन नहीं था, तो ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा हमारा। ए बी में ए और बी एंटीजन्स डज नॉट हैव एंटीजन पूछा आपसे, आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन नहीं है। तो ए बी वाले में तो एंटीजन तो होते, ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, लेकिन ओ वाले में नहीं होते एंटीजन्स, ओ वाले में एंटीबॉडी होती है। तो आंसर ना ऑप्शन डी होगा, ओ डज नॉट हैव एंटीजन ऑन आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन नहीं है ना। हाँ, तो ए बी वाले में तो होते हैं एंटीजन, नहीं किस में होते? ओ वाले में एंटीजन नहीं होते क्योंकि दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है ना। तो ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, ओ। ओके, तो देखिए इस वीडियो में इतना ही। अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर हमेशा की तरह आप लोग देने वाले हैं। आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन है? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के लीड्स टू डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग, डर्मेटाइटिस, कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।